Good afternoon, everyone. Namaste. With the blessings of Acharya Shri Vijay Vallabhji Maharaj Sahib, who was the founder of our school, Shri Vijay Vallabh High School, we start this meeting. As Maharaj Sahib used to say that आप भगवान का मंदिर जैसे बनाते हो वैसे आपने ज्ञान का मंदिर बनाना चाहिए. And with this inspiration, the school had started around 35 years back. Getting stronger, helping others, never stop. Vijay Vallabh, always on the top. ये हम हमारे प्रेयर मीटिंग के बाद हर रोज बोलते थे और इसी मोटो से हमने ये वर्कशॉप आज अरेंज किया है, द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. डॉक्टर परिमल मर्चेंट जो डायरेक्टर है GFMB प्रोग्राम के और ये बिलोंग करते हैं SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के, जिसका विस्तार दुबई, मुंबई, सिडनी और सिंगापुर में है. ही इज अ मास्टर इन ट्रेनिंग girls and boys of business families. So sir has already joined. Welcome sir. To give the welcome address, may I call upon Mr. Rohan Shah from our alumni from 2002 batch. Rohan is the owner of Arohi Enterprises, who is a distributor of white goods. A chartered financial practitioner by profession, Rohan is also a sports enthusiast and quite active in our alumni association. Over to you, Rohan. Thank you, Sandeep. सभी दोस्तों को रोहन शाह का नमस्कार. सबसे पहले मैं आचार्य विजय वल्लभ सूर्यजी महाराज साहिब के धन्यवाद. संदीप. Yes, Rohan, you're audible. Can go ahead. Vijay Vallabh Maharaj Sahib is a leader who have started this great organization, Shri Vijay Vallabh School. He is a leader who has given us vision. He is a leader who has given us the mindset of business. A leader is not only the one with the most followers. A leader is the one who makes most leader. और मुझे बहुत खुशी है और आनंद है, विजय वल्लभ स्कूल ने बिजनेस के हर एक क्षेत्र में एक से एक बढ़िया लीडर दिए हैं. चाहे आप इलेक्ट्रिकल मार्केट में हो, हार्डवेयर मार्केट में हो, रियल एस्टेट बिल्डर में हो, IT कंपनीज में हो, डॉक्टर, CA, आर्किटेक्ट्स, हर एक फील्ड में विजय वल्लभ स्टूडेंट्स टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं. और लॉकडाउन के दरमियान मैं, संदीप जी, अंकित और सुनय, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स और वी आर डूइंग सोशल इवेंट्स एंड डांडिया प्रोग्राम एवरी ईयर. तो हमने सोचा इतना स्कूल का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त बिजनेस का डेटा है, क्यों ना हम सब एक साथ आए. और ये आइडिया उस टाइम हमें क्लिक की और ये ग्रुप हमने आज एल्यूमिनी ऑफ SPV हमने फॉर्म किया. इंटेंशन हमारा एक ही है, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना और टू ग्रो ईच अदर, ग्रोथ करना है. और बिजनेस तो सबका बढ़िया है, लेकिन इश्यूज, अभी लेटेस्ट इश्यूज बहुत आने लगे हैं. जैसे अभी कोरोना का इशू है जो दिख रहा नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए आज हमने परिमल मर्चेंट सर को बुलाया है. परिमल मर्चेंट सर के बारे में एक बोलना चाहता हूं, जो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं वही इस दुनिया में माने जाते हैं. तो मैं सब स्टूडेंट्स को विनती करता हूं कि सर से इंस्पायर होकर अपने बिजनेस में इतना बड़ा काम करो, इतना अच्छा काम करो कि अपने स्कूल, माता पिता सब खुश होए. और ये लेक्चर जरूरी सबके सुनिए. धन्यवाद. ओवर टू यू. थैंक यू. संदीप. Thank you, Rohan. I hereby welcome upon trustees of our school, Shri Kesari Malji Mutha, as well as Shri Subhash Parmar sir. Sir, thank you for joining us on this Sunday afternoon. Also, जब हमने ये प्रोग्राम अनाउंस किया तब हमें नहीं मालूम था कि लॉकडाउन आने वाला है, बट कल ही पूना में लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और हमें लगा था कि पार्टिसिपेशन बहुत कम आएगा बिकॉज लास्ट मिनट सबको तैयारियां करनी होती है. बट आई थिंक मर्चेंट सर, दिस इज योर मैजिक दैट हैज पुल्ड सो मेनी पीपल. वी आर ऑलरेडी 80+ एंड नॉर्मली आपके सेशंस में 1000-1200 स्टूडेंट्स होते हैं. बट इवन दो दिस इज अ स्मॉल क्लास, बट इट्स अ वेरी डेडिकेटेड क्लास एंड विल डेफिनेटली गेन अ लॉट फ्रॉम अ सेशन. To introduce Merchant sir, I call upon our another co-host for today, Sunay Shah from our 2000 batch, who was my sister's batchmate. Sunay comes from the Maharti Industries Private Limited family, one of our very renowned business families in Pune and India's largest transformer services company.
Thanks to Parimal sir and his FMB program, Sunay, along with his classmate from FMB, Sunay, me, and Yogesh Mutha, three of us are sir students. We've done this program called Family Managed Business, Masters in Family Business Management from SPG in Bombay. And Sunay, along with his classmate Vineet, has started a company by the name of Navitas Solar, which today is India's 7th largest solar company. कुछ ही साल में ये हिंदुस्तान की 7वीं सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनी है. So Sunay, can you please welcome Merchant sir? Thank you so much, Sandeep Bhai. It's an honor to introduce to you all my guru, Shri Parimal Merchant sir. Thank you, sir, for being here. So a quick official introduction is like this. Dr. Parimal Merchant is director with SP Jain School of Global Management, which has got centers in Dubai, Mumbai, Singapore, and Sydney. He is in charge of Global FMB program, which is a 12-month management course for sons and daughters of business families. Sir has done doctorate from BITS Pilani, and his PhD subject was inducting next generation members of family businesses in Indian and SME market, or rather content. Parimal sir has over 27 years of association with management education, out of which over 22 years are specially dedicated to family managed businesses. Interacting with over 5,000 next generation entrepreneurs, sir has developed matchless insights into the family business culture of Asia. Sir has created a course not only for sons and daughters of family businesses, but also the mentors, fathers and mothers, in order to bridge the gap between the new generation, which is full of energy, and the elder generation, which is rich with experience. So Parimal sir is advisor to the Asian Institute of Family Managed Businesses. He is advisor and jury member in Singapore Best Startup O, which is addressing the new generation startup ecosystem. Sir is a consultant to over 100 plus companies, both SMEs and corporates. Friends, this was a formal introduction of Parimal Merchant sir. I have learned huge amount of things from Parimal sir. The company which Sandeep Bhai mentioned is all thanks to him. Sir अभी दुबई में है, ड्यू टू लॉकडाउन ही इज स्टक इन दुबई. जब हमने सर को पूछा कि सर ऐसा ऐसा है, ये पुणे की एकमात्र स्कूल है जो जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस बैकग्राउंड से अलमनी है, अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है. सर इमीडिएटली सेड सुने जस्ट गो अहेड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्लास साइज, वी आर बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी. एंड थैंक यू सर, आई हैंड इट ओवर टू यू. थैंक यू. Thank you. So I am greeting you from Dubai, and I should थोड़ा बहुत आप लोगों को जलन करवाना है ना, तो बोलो यहाँ 1 महीने से लॉकडाउन तो निकल गया है, और शायद कोरोना पॉजिटिव के नंबर्स जो आते हैं ना प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, शायद इंडिया में और दुबई में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 महीने पहले से लाइफ इतना नॉर्मल है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला है, गार्डन खुला है, restaurants are open, malls are open. So now the government has started receiving tourists also. So this is how the things are there here in Dubai. I keep hearing a lot about what is happening in India. And I feel that things in India are tough, and for business people it is quite tough. वन ऑफ द थिंग्स सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये सब वेबिनार करते रहते हैं, दुनिया भर की चीजें सुनते रहते हैं, तो पता नहीं कि कितना सुनते हैं कितना करते हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बरसों पहले, बरसों यानी बहुत बरसों पहले, एक लड़का था. तभी तो क्या था, इंसान भी जंगल में रहता था, इधर उधर जो भी मिलता था खाते थे, ये सब चल रहा था. एक फादर अपने लड़के के साथ में जंगल में चल रहा था, सडनली बारिश आया. तो बारिश आया तो क्या होता है, सब लोग गीले होते हैं. बारिश आने लगा जोर से और गीले होने लगे. सडनली ये लड़का अपने फादर को बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब हाथ पे ये गीला गीला लग रहा है.
फादर अपने सन को एजुकेट कर रहे हैं। देखो भाई, इसको बारिश बोलते हैं। बारिश आता है ना तो हम सब लोग गीले होते हैं। अभी लड़का बोलता है नहीं लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे गीला नहीं होना है। फादर बोलते हैं देखो भाई, बारिश आता है ना तो सब कोई गीले होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है अपने पास। लड़का बोलता है कुछ भी करो, मुझे गीला नहीं होना है। फादर बोलते हैं ये तो होता ही है, बरसों से ऐसे होता आ रहा है, तुम गीले होते हो, मैं गीला होता हूँ, मेरे बाप गीले होते हैं, सब लोग गीले होते हैं बारिश आता है। लड़का बोलता है नहीं, मुझे गीला नहीं होना है। अभी फादर तो मानते नहीं थे, लेकिन लड़के ने दिमाग लगाते गया और लड़के ने आगे चल के एक झोपड़ी बनाया। अभी क्या हुआ, बारिश आता है ना, वो झोपड़ी के अंदर खड़ा है, वो गीला नहीं हो रहा है। बाकी सब लोग देख रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। अभी तक हम सुनते आते थे कि बारिश आता है तो गीला होना ही है, और ये लड़के ने तो एक मैजिक खड़ा कर लिया। थोड़े टाइम में सब लोगों ने झोपड़ी बना दी। अभी क्या है, बारिश आता है, सब लोग झोपड़ी के अंदर खड़े हैं, अभी गीले नहीं होते हैं। अभी थोड़े टाइम के बाद में ये लड़का एक झोपड़ी से दूसरा झोपड़ी जाना, अभी तो गीला होना पड़ेगा ना। वो बोलता है नहीं, मुझे गीला नहीं होना है। फिर अभी उसके बुजुर्ग, उसके समझदार एडवाइजर सब लोग आ गए। देख बेटा, एक बार सही हो गया ना, उसका मतलब नहीं कि बार बार सही होगा। क्या पूरे एरिया को हम लोग झोपड़ी बना दे, क्या पूरे एरिया को छत लगा दे? लड़का बोलता है वो तो नहीं होगा, लेकिन मुझे गीला नहीं होना है, यहां से वहां जाना है और गीला नहीं होना। और ये जब सोच लगाया ना, तो फिर छाता बनाया। अभी छाता लेके इधर से उधर जाते भी है और गीला नहीं भी होते हैं। ये जो एक कैपेसिटी है ना सवाल पूछने की, कि भाई ये होता है तो क्यों हो रहा है। ये पीटर ड्रकर बोलते हैं कि अगर इंसान को लाइफ में एक कैपेसिटी सबसे बेस्ट होना, इसको एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। अभी एक बुक है मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये बोल रहे कोई भी सिचुएशन में हो ना, हमको ये 3 सवाल पूछना चाहिए। हु से, काम ऐसे ही होता है, किसने बोला, उनको कैसे मालूम, और अगर हम ऐसा नहीं करें तो। ये जो 3 सवाल है ना, जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जो जम के बैठे हुए हैं, उनको पसंद नहीं आता है। अगर मैं बिजनेस का ओनर हूं, मेरा बेटा या बेटी अभी बिजनेस आने को तैयार है, मैं बोलता हूं कि सुबह 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना चाहिए। लड़का बोलता है किसने बोला? अभी ये मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे कोई सवाल पूछे ना, ये मुझे पसंद नहीं आता, तो धीरे से मैं बोल देता हूं शट अप। तो ये बचपन से शटअप 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 सुनते 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 धीरे धीरे लोग ये सब क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते। क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं। सुबह 7 बजे फैक्ट्री जाना चाहिए, ऐसा फादर शायद एक्सपीरियंस से बोलते होंगे, कुछ कारण होगा, लेकिन मुझे पूछने में क्या तकलीफ है। ये भी पॉसिबल है कि शायद फादर एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो भी पॉसिबल है। मेरा ऑब्जेक्टिव उनको इंसल्ट करना नहीं है, उनको गलत भी साबित करना नहीं है, लेकिन जब सवाल पूछते ना तभी हम लोग सीख सकते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज अबाउट क्वेश्चनिंग। एक जमाने में बोला जाता था कि रात को अंधेरा होता है और पूरी दुनिया में अंधेरा होता है। अभी अगर उजाला चाहिए तो या तो सुबह तक वेट करो। और जब इंसान ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों और व्हाट इफ, तभी उन्होंने दिया बना, तभी इलेक्ट्रिसिटी बना, तभी लाइट बना। बोला जाता था एनीथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई, नहीं लेकिन उड़ना है, तभी प्लेन बने, हेलीकॉप्टर बने। वॉइस कांट रीच बियॉन्ड लिमिट, में चिल्ला के भी बोलो ना तो 100 फुट जा सकता है,
150 फुट तक तो आवाज पूरा बिखर जाएगा, 200 फुट में तो खाली ऐसा लगेगा कि कुछ आवाज है, उससे आगे आवाज जा नहीं सकता है। ये सनातन सत्य था, साइंटिफिकली प्रूवन था, लेकिन फिर भी जब सवाल पूछा ना, तभी आज मैं दुबई में बैठ के इस तरह से बात कर रहा हूँ, आप वहां पे बैठ के सुन रहे हो। ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली बाय क्वेश्चनिंग। ह्यूमैनिटी का जो पूरा भी विकास होता है ना, वो सिर्फ सवाल पूछने वालों के कारण होता है। ऐसा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ये जो पूछते हैं ना, शायद इमीडिएट आंसर मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रगल होती है, वो करते 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 धीमे धीमे विकास होता है। अभी आप सब तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो। एक जमाने में ना बिजनेसमैन वेर वेरी गुड एट इट। कोई भी चीज है तो ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा पूछ सकते। पता नहीं अभी कुछ हो गया है, अभी कुछ ऐसा हो गया है कि अभी लोग सवाल पूछने से ही डरते। कुछ भी चीज हो, दूसरों को छोड़ो, खुद को भी पूछना भूल गए। क्या हुआ ये समझ में नहीं आता। बिजनेस की जान थी पीपल हु विल चैलेंज, अब क्या हो गया, सरेंडर। अभी जो कोई चैलेंज ही नहीं करेगा तो नया चीज कैसे खड़ा होगा। अभी मैं खाली डिबेट के लिए क्वेश्चन पूछता हूं। अभी तो ये बहुत पुराना सब्जेक्ट हो गया कोरोना, हजारों लोगों से बात कर चुका, किसी को पता नहीं है कोरोना, SARS-CoV-2 और कोविड-19 में क्या फर्क है, पता ही नहीं है। उस कोरोना 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 के नाम पे सब बात चलती है। एक डॉक्टर साहब ने बोला, जब डॉक्टर साहब ने बोला तो मान लेना चाहिए ना, लेकिन हम तो सवाल पूछने वाले हैं। मैंने बोला आपको कैसे पता। उन्होंने भी वहीं कहीं पे पढ़ा जहां आप और मैं भी पढ़ सकते थे। एक भी MBBS डॉक्टर कोरोना वायरस का RNA स्ट्रक्चर का स्टडी नहीं कर सकता है, लेकिन अथॉरिटी बन गए। और छोड़ो ना, अभी तो चल रहा है एंटी चाइना, इसके ऊपर बात करना चाहिए आजकल। क्या बात चल रहा है हर जगह पे। और अगर कोई कुछ सवाल पूछा ना तो बस मरा समझो। लेकिन मैम तो पूछते हैं, भाई सवाल पूछ सकते हैं क्या। अभी लोग बोलते हैं कि भाई एंटी चाइना होना चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, भाई क्यों। आत्मनिर्भर बनना है, बहुत अच्छी बात है। अगर यही रीजन है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आत्मनिर्भर बनना है तो एंटी US भी क्यों नहीं बनना चाहिए। अरे यार, ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी तो वॉलमार्ट ने खरीद लिया। ये लोग तो अपने एक एक छोटे छोटे व्यापारी का धंधा बर्बाद कर रहे हैं, उनको भी क्यों बंद नहीं करना चाहिए। आज हर जगह पे बोलते थे ना, मॉम एंड पॉप स्टोर थी, ग्रोसरी की दुकान थी, वो सबके धंधे चौपट कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनका बात नहीं करने का। स्टारबक्स 15 रुपये की कॉफी 150 रुपये में लेने की, और फिर भी उनकी तारीफ करने की, उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते। वड़ा पाव बोलो या मैकडोनाल्ड बोलो, उसके बॉयकॉट की बात नहीं कर सकते। अगर आत्मनिर्भर की बात है ना तो सवाल आता है, अगर और कुछ बात है तो अलग बात। अभी जियो में अमेरिका की कंपनी ने पैसा खर्चा किया, मतलब क्या, वहां के लोग आएंगे, हम सब लोग को खरीद लेंगे और फिर वो लोग यहाँ पे धंधा करेंगे और हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। द क्वेश्चन इज, सही में वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कि जो भी बोला जाता है, अमेरिका देखो, चाइना वाला अपने को 5,000 में फोन देता है, अमेरिका वाला 50,000 में देता है। दोनों फोन में आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप देख सकते हो। अभी हमको बोला जाता है 5,000 वाले फोन को बायकॉट कर दो और 50,000 वाला फोन खरीदो। ये कोई अक्ल का बात हुआ क्या। और अमेरिका अपने से इतना, हर चीज में प्रॉफिट है, हर चीज जो भी आया अमेरिका आएगा ना, महंगाई होके आएगा, और फिर भी उनकी अपने पे दादागिरी। आत्मनिर्भर की बात करनी है ना तो बहुत ही अच्छी चीज है। चलो सवाल पूछना चालू करो, एंड वंस वी डू दिस थिंग्स बिकम वेरी डिफरेंट। लेकिन डर ये है कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो
अभी लोगों को पूछूंगा भाई सवाल क्यों नहीं पूछते, तो कोई जवाब तो देने वाला है नहीं, मैं ही सुनता जाता हूं। इसको क्या क्राउड इफेक्ट बोलता है क्या? जो दुनिया करती है बस उसी में चलो ना, सेफ है। क्या होगा, गिरेंगे ना तो सब गिरेंगे, तो हम भी गिरेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस वाले ऐसे नहीं करते। बिजनेस पीपल वे डिफरेंट। बरसों पहले गुजरात, राजस्थान, ऐसी कई जगह से गांवों में लोग रहते थे। सूखा होता था, बहुत तकलीफ होती थी, फिर भी रहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, ट्रेन पकड़ के चले, और आज इंडिया के कोने कोने में जहां पे भी ट्रेन जा सकती है ना, वहां पे वो लोग बिजनेस करने के लिए पहुंच गए। दुनिया करती है वो नहीं करना है, हमें जो सही लगता है वो करना है, लेकिन उसके लिए अपने अंदर विश्वास चाहिए। या तो दूसरा सवाल ये हो सकता है, फियर ऑफ अननोन, कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, सोचो ना। नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ हो गया तो इससे अच्छा जो सब करते हैं ना वो करो, इससे अच्छा जो ऐसे चलता है ना वैसे चलने दो। ये शायद रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इनर्शिया। में से बहुत लोगों ने सुना होगा ये वर्ड निकला, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। एडवर्ड डी बोनो करके एक आदमी ने पूरा साइंस बना दिया, लेटरल थिंकिंग। लेकिन उसके पहले का जो मेन चीज है ना, ये है कि एक इनर्शिया रहता है, जहां है ना वहां रहना अच्छा है। तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एक तो है ना, एक शब्द कोई भी होता है ना, उसका पावर अपने दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि वो शब्द आ गया ना, मतलब ऐसा ही होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शब्द है ऑफिस। ऑफिस मतलब क्या? अरे भाई हर कोई बिजनेस करता है, उसका ऑफिस होता है। ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में स्टाफ होता है, फाइलिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, लोग मिलते हैं, क्या होता है, और रोज ऑफिस में जाना होता है। इसको पूछ सकते हैं क्या, हु सेड कि बिजनेस का मतलब ऑफिस? हु सेड कि ये सब काम होना ही चाहिए? हु सेड कि ओनर को रोज ऑफिस जाना चाहिए? अभी अगर ये सब सवाल पूछते ना, तो सीधा एक ही आ जाता है, देखो भाई हम लोग कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर से नहीं आए, पूरी दुनिया बिजनेस करती है, पूरी दुनिया ऑफिस में जाती है, इसके लिए हम धंधा करेंगे तो हमको भी ऑफिस जाना चाहिए। आ गई ना बात, जो दुनिया करती है वो करना है। Why can't we question? फिर दूसरा आता है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन बिकम्स फुल रिस्ट्रिक्शन। अभी जैसे आपको बोला लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का मतलब क्या? लॉकडाउन का मतलब बाहर नहीं जा सकते, उसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ नहीं कर सकते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में, इंडियन बिजनेस हिस्ट्री छोड़ो, ग्लोबल बिजनेस हिस्ट्री में, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम तो इंडिया वाले समझते हैं कि ग्लोबल बिजनेस हिस्ट्री मतलब सिर्फ अमेरिका के लोग, गोरे लोग वही हो सकते हैं, अपने इंडियन वाले थोड़ी कोई हो सकते हैं। बट आदित्य बिरला, व्हाट ही डिड इन 1969, 1970, path breaking in the world. इंडिया में वो MIT से अपना MBA करके, इंजीनियरिंग करके इंडिया आए थे, MBA नहीं इंजीनियरिंग। बहुत उत्साह था, धंधा करना है। इंडिया में उस टाइम गवर्नमेंट का रूल था, अगर लाइसेंस मिलेगा तो ये फैक्ट्री डाल सकते हो, लाइसेंस नहीं है तो धंधा फैक्ट्री नहीं डाल सकते। अभी लाइसेंस नहीं है तो फैक्ट्री नहीं डाल सकते हो, ये तो रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन आदित्य बिरला ने ये बोला कि लाइसेंस नहीं है तो फैक्ट्री कहां पे नहीं डाल सकते? इंडिया में नहीं डाल सकते ना, तो इंडोनेशिया में जाके डालेंगे। आदित्य बिरला के लाइफ के ऊपर एक फिल्म बना, और फिल्म का स्टार्टिंग होता है, एक अमिताभ बच्चन एक पोएट्री रीड करता है। एक अंधेरी रात में, अंधेरा है चारों ओर, अंधेरा है, अभी क्या करेंगे? एक अंधेरी रात में दिया जलाना कब मना है? अभी अंधेरा तो है
लेकिन आपको दिया जलाने से किसने रोका? आपको ऐसा तो नहीं बोला था ये नहीं कर सकते। तो आदित्य बिरला ने ये पकड़ा कि आप इंडिया में नए लाइसेंस के बिना नहीं कर सकते तो दुनिया भर में तो कर सकते हो। He passed away at the age of 52 around. In this period, he had 70 factories. क्योंकि ये एक चीज नहीं कर सकते हो, लेकिन कहां पे, इसके बाहर तो कर सकते हो ना, एंड दैट इज हाउ ही एक्सपेंडेड। तो इनर्शिया ये होता है, हमको ना बोला तो हम तो समझ गए टोटली नो, उन्होंने उसमें से रास्ता निकाला। एक तीसरा रहता है भाई जो बरसों से चला आता है ना, उसमें ब्रेक नहीं कर सकते। घर के लोग ही होने चाहिए धंधे में, गल्ले पे तो अपने को ही बैठना है। अगर मैं दूसरी जगह धंधा बढ़ाऊं तो घर का कोई आदमी तो जाना चाहिए। चेक तो सब ओनर साइन करते हैं, सब किसने बोला? बैंक में करोड़ों रुपए के ड्राफ्ट मैनेजर लोग साइन करते हैं, और कई फैमिली बिजनेस ऐसे हैं जिसमें 500 रुपया हो या 5 करोड़ हो, चेक सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ओनर साइन करते हैं। और क्यों? बरसों से चला आता है। और अगर ये खुद नहीं करोगे, क्या पता क्या हो जाएगा। इससे अच्छा है जो बरसों से चला आता है वो करते रहो। कई बार है ना, हम लोग गलत डेटा देखते हैं। कई लोगों ने पैसा बोरो किया ना, बर्बाद हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बोरोइंग नहीं करना चाहिए। अब ये डेटा गलत ये है कि बोरो किया वो बर्बाद हुआ, या सही सवाल यह है जिसने राइट बिजनेस के लिए बोरो किया और बर्बाद हुए, ऐसे कितने हैं? जिसने पैसे जलाने के लिए बर्बाद किए, बोरो किए, वो पैसा जला दिया, उसकी कंपैरिजन ही क्यों करते हो? जिसने बिजनेस चलाने के लिए, सही बिजनेस करने के लिए पैसा बोरो किया और वो बर्बाद हो गया, ऐसे कितने एग्जांपल है? तो क्या होता है, हम डेटा ही गलत देखते हैं। आजकल तो इंडिया में ना, कोई भी देखते हैं ना, एक फिगर आ जाता है 8 लाख क्रॉस हो गया। तो ये 8 लाख का डेटा देखना चाहिए या 22,000 का डेटा देखना चाहिए? 22,000 क्या है? 22,000 आर डेथ। और अपनी नजर के सामने इतना खुला खुला चीजें, 8 लाख लोगों को डिटेक्ट हुआ, फिर भी खाली 20,000 लोग मरे हैं। बिल्कुल डेंजरस नहीं है ऐसा इसका मतलब होना चाहिए, लेकिन हम तो सब उल्टा लेके बैठे हैं। डेटा आ रहा है कितना पॉजिटिव निकला, डेटा होना चाहिए कितने मरे, एंड नॉट विद द आइडिया with corona how many people died because of corona alone। वैसे मैंने आपको बताया कोरोना तो बहुत ही कॉमन वायरस है, बरसों से है, उसमें कुछ नया नहीं है। ये जो उसमें म्यूटेशन हुआ, ये जो नया वायरस बना, उसका नाम क्या देने का साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे थे। इट वाज क्लोजेस्ट टू SARS-CoV-2 वायरस, इसके लिए इसका नाम दिया गया है SARS-CoV-2। आज जो वायरस के सामने लड़ रहे हैं ना, वो SARS-CoV-2 है। ये वायरस डेंजरस नहीं है। ये वायरस जब जाता है और एक बीमारी अगर पकड़ लिया, तो अगर वो जो बीमारी होते हैं ना, इसको कोविड-19 बोलते हैं। तो अगर SARS-CoV-2 आप हमको लगाना कुछ नहीं होता है, अगर बीमारी हुआ तो इसको कोविड-19 होता है। कोविड-19 के कारण कितने लोग मरे ना, ये तो डेटा ही नहीं है किधर भी, लेकिन सांप पकड़ के एक्सपर्ट हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर दूसरा, हम तो समझते हैं जो हमको बोला जाता है ना वो सही है, लेकिन ये टेक्निक का ना सवाल पूछती है। भाई आपने क्या हुआ, एक आदमी ने बोला कि इंडिया में ना सब लोग तेलुगु बोलते हैं। अभी मेरी तो दिमाग में नहीं आया यार, तुम कैसे बोल रहा? बोलते हैं हमने सर्वे किया, 1000 लोगों का सर्वे किया, 99% ऑफ द पीपल सेड तेलुगु। फिर मैंने उसको पूछा भाई तूने सर्वे किधर किया? उसने हैदराबाद में किया। अभी हैदराबाद में जाके सर्वे करोगे तो बोलेगा ही ना 99% तेलुगु वाले, उसका मतलब ये हो गया क्या कि इंडिया में 99% तेलुगु है? अगर कोई बीमार आदमी आपके यहाँ आता है, आप उसका टेस्ट करते हो, फिर बोलते हो कि वो पॉजिटिव है, जो आया ही नहीं उसका क्या? आप
टेस्ट करते हो वो किसके लिए करते हो? SARS-CoV-2 के लिए करते हो या नॉर्मल कोरोना के लिए? ये जो टेक्नोलॉजी से आप टेस्ट करते हो उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है? आप इंजीनियरिंग में धंधा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं। इसमें फॉल्स डेटा आने का चांस कितना है? देयर इज RT-PCR टेस्ट एंड देयर इज एंटीबॉडी टेस्ट। अभी जब उनको नंबर दिए जाते हैं ना, तो ये कौन सी टेस्ट के नंबर दिए जाते हैं? साइलेंस, कोई पूछता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। और ये ऐसे ही होता है दुनिया में। हम सब लोगों को बोला जाता है ऐसा ही होता है, सुनो और चलते जाओ। आप और मैं भी चलते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। सवाल यह है, दुनिया ऐसे लोगों से नहीं बदलती है, दुनिया बदलती है जो लोग सवाल पूछते हैं ना उनसे। अभी क्या हुआ, ये बरसों पहले की बात है। आई विल टेल यू, दिस इज मोर देन 22 years ago। एक बुक था और ये बुक में दो कैरेक्टर है, नाम है, दो बिजनेस वाले हैं, हेम और हॉ। ये लोग एक जगह पे जाते थे और वहां पे चीज का बहुत सारा ढेर पड़ा था। रोज वहां पे जाते थे, रोज चीज खाते थे। अभी धीरे 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 चीज खत्म होते गया, लेकिन उनको तो उनका मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि और क्या हो रहा है। एक दिन जब पहुंचे ना, तो चीज खत्म। फिर क्या बोल रहे हैं? Who moved my cheese? अभी वो लोग वहां से हटेंगे नहीं, ये उम्मीद में कि ये चीज वापस आएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बिजनेसेस अपने ऐसे चल रहे हैं जो बरसों से धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। बरसों से हर बिजनेस में मार्जिन कम होते जा रहा है, बरसों से उसमें कंपटीशन बढ़ती जा रही, अपनी नजर के सामने गिरता जाता था। लेकिन हम तो रोज जाते थे, ये उम्मीद करते थे कि हमको तो अपना मिल रहा है। एक दिन जब मिलना बंद हुआ ना, तो फिर गुस्सा आ गया, ये चीज किधर गया, अपना धंधा किधर गया, ये कोई कंपटीशन है, ये इतना अनएथिकल है, ये वो सब गालियां देने लगा। फिर अभी हेम और हो है, तो दूसरा बोलता है चल भाई अभी इधर नहीं है तो दूसरा कुछ चालू करते हैं। तो बोलते नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, कुछ मेहनत करेंगे ना तो शायद वापस आ जाएगा। जो बिजनेस हम बरसों से कर रहे हैं, जिसका मार्जिन कम होते जा रहा है, जिसका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम अगर दूसरा करने जाएंगे और कुछ हुआ तो उससे अच्छा यही करो। तो मैं इसके बारे में पहले आपको दिखा देता हूं, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं। Day, Hem and Haw arrive and are startled at the sight of an empty cheese station C. What? No cheese? Who moved my cheese? It's not fair. What'll happen if the cheese isn't here tomorrow? All my plans are based on the cheese being here. Let's go. We've got to change and enjoy something better. No way. It might be dangerous out there in the maze. I like it here. I'm comfortable. You'll see. Someday things will be just the way they were. Like him, Haw focused on what he was losing. His vision of finding new cheese and gaining something better faded. You know, if we just try harder, maybe we'll discover the cheese is still here. So Hem and Haw worked longer hours, but still they did not find their cheese. Haw was beginning to realize how hard they were working without success. Then Haw lived up to his name. Look at us. What are you laughing at? They moved our cheese and you think this is funny? Oh, Em, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. Now that's funny. Who moved my cheese? Who moved my cheese? It's time for us to find something better. You're not really going out into the maze again, are you? Why don't we just wait here until they put the cheese back? They're never going to put the cheese back. That was yesterday's cheese. It's time for us to find some new cheese. Now, where did we put our running shoes? What if there's no cheese out there? Or what if you can't find it? Or Well, I don't know, Em.
But imagine how much we would enjoy some new cheese. No. अभी ये जो है ये बुक था Who Moved My Cheese, लिखा गया था 1998 में। जरा मुझे 1 मिनट के लिए ब्रेक देना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। We'll be having a question and answer session after Merchant Sir's session. So just keep your questions ready. You all can post it in the chat box, okay? Keep your questions ready. We'll be having a question and answer session. सॉरी, आई एम बैक। अभी क्या हुआ, एक साहब का टाटा स्टील का एजेंसी था। एक जमाने में टाटा स्टील का सब माल हमारे थ्रू लेते थे। अभी टाटा स्टील वाले डायरेक्ट कस्टमर के पास में जाने लगे, तो मेरे ऑर्डर कम हो गए। पिछले 10 साल से कम होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो मिलता रहता था। एक दिन जब ऑर्डर नहीं हुआ तो अपना भी हालत यही हो गया। Who moved my cheese? मेरा बिजनेस कौन लेके गया? अभी अगर कोई बोलेगा कि कुछ नया ट्राई करते हैं तो ये डर लगता है अपने को। अगर कुछ नया ट्राई करेंगे और वहां पे गड़बड़ होगा तो इससे अच्छा इधर ही कोशिश करते रहो। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इनर्शिया। और यहाँ पे भी जरूरत आती है चेंज की। जो बरसों से चला आता है ना, जो पूरी दुनिया करती है, वो करते रहने में सेफ है। आज तो मुझे लोग बोलते हैं कि अगर ये एंटी चाइना को मैं सवाल भी पूछूं ना तो भी डेंजरस है। बरसों से लोग बोलते हैं ऑफिस होना ही चाहिए हर बिजनेस का, मैं बोलूं क्यों होना चाहिए, तो भी डेंजरस है। उसके लिए जो सब करते हैं, जो बरसों से होता रहता है वही करो, सेफ है। लेकिन ठीक नहीं है, इसी चीज के कारण कुछ नया होता ही नहीं है। जो विकास होता है ना, सीढ़ी पकड़ के ऊपर चढ़ना है ना, अगर ऊपर का सीढ़ी पकड़ते हैं ना तो नीचे का पैर छोड़ना पड़ता है, तभी ऊपर जा सकते हैं। कदम रखना है ना, आगे अगला पैर तो आगे रख दिया, अभी अगर आगे जाना है ना तो पिछला पैर उठाना पड़ता है तो ही आगे जा सकते। लेकिन ये साइकोलॉजिकल इनर्शिया है ना, अपने को वहां बैठा के। फिर क्या होता है, ये सब मेंटेन करने वाले चैंपियंस होते हैं। अगर कोई हटके कुछ करेगा ना, उसकी पिटाई करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको गाली देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये कब गिरे। ये लोग पूरी चीज को रुकवा देते हैं, सवाल पूछने वाले को चुप कर देते हैं, नया सोचने वाले के बीच में रुकावट डालते हैं, क्योंकि हमको तो वही करना है जो बरसों से हुआ है। और फाइनली एक चीज होती है ना, लेजी, मतलब सवाल सोचने का ही नहीं। हमको बोल दिया ना ऐसा, तो बस हमने भी बोलना चालू कर दिया। पूरा दिन है लेकिन किसी ने हमको बोल दिया अभी से बोलो, रात है तो हमने भी बोलना चालू कर दिया। वर्सेस डीप थिंकिंग, मतलब कोई भी चीज हो अपना भी तो दिमाग चला सकते हैं। चलाएंगे तो काफी चीज नहीं आ जाएगी, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग। Again, I am reminding, we have no objective to prove somebody wrong. We are not in the business or to offend anybody. बरसों पहले बिजनेस एक तरह से होता था क्योंकि उस टाइम वो समय का माहौल था। अभी अगर माहौल अलग है तो बिजनेस का तरीका भी अलग होना चाहिए। और अगले समय में
अगर माहौल और बदलने वाला है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अभी क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का टाइटल था थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप में से जिनके भी घर में बिजनेस है ना, बस खाली दादाजी के बारे में सोचो, दे वेर एंटरप्रेन्योर। उनके एंटरप्रेन्योरशिप है ना धीरे धीरे कम होती है। वो ऐसे बोलते थे, वो लोग गांव से निकलते थे ना तो दोरी और लोटा लेके निकलते थे। क्या है कि पेड़ से या कहीं से भी कुछ भी फ्रूट वूट तो मिल जाएगा, लेकिन पानी के लिए कोई बावड़ी वगैरह होता है तो लोटा बांध के पानी खींचने के लिए बस दोरी और लोटा लेके ये लोग चलते थे। एंड फ्रॉम देयर टुडे यू आर द डिसेंडेंट। सोचना चाहिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग कैसे सोचते हैं। अगर कोई बोलता है ना ये नहीं हो सकता तो ये लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी एक स्टूडेंट थी, शादी के बाद में अमेरिका गई, लाइफ में पहली बार अमेरिका गई है। हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स आ गए, बेचारी इंडिया से आई है, उसको हेल्प करेंगे, यहाँ पे शॉपिंग क्या होता है, ग्रोसरी क्या होता है, दूध कहाँ मिलता है, क्या काम करने का, ये सब ने सैटरडे संडे तो सब लोग ने सुना दिया। मंडे सब अपने अपने काम पे, लड़की घर पे अकेली। दरवाजा खोल के देख रही है तो दूर दूर तक कुछ दिखता ही नहीं है, कहीं पे जा ही नहीं सकते हैं। पूरा दिन में वो तो तंग आ गई। शाम को हस्बैंड आया, बोला आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस। यहां पे तो क्या, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इट इज एज गुड एज जेल। जब हस्बैंड आएगा बाहर लेके जा सकता है तो जा सकता है, नहीं तो वी कांट डू एनीथिंग, आई वांट ड्राइविंग लाइसेंस। हस्बैंड ने बोला देखो भाई मेरी छुट्टी खत्म, अभी मुझे ड्यूटी करनी है, तुमको जो करना है तुम खुद करो। बेचारी लड़की इंडिया से आई है अमेरिका पहली बार, अभी तो 5 दिन नहीं हुए, जो करना है करो। वो बोलते करूंगी। वो तो नेक्स्ट डे पहुंच गई लाइसेंस के ऑफिस में, फॉर्म भर के दे दिया। अभी सामने एक हट्टा कट्टा टॉल व्हाइट मैन है, फॉर्म देखा, पूरा डिटेल चेक करते करते एक लाइन देखा, कैंसल, आई एम सॉरी मैम यू कांट गेट द लाइसेंस। अभी आप अमेरिका में हो, नए नए हो, सामने हट्टा कट्टा टॉल आदमी बैठा है, वो बोल रहा है इट कैन नॉट बी डन। क्या करना चाहिए? एक चॉइस है, वापस आ जाओ, लेकिन ये तो लड़की वापस नहीं आ रही है। She says, may I know why it can be done? देखो सवाल पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया। ये जो 9/11 का क्राइसिस हुआ था ना अमेरिका में, उस दिन के बाद में हम लोगों ने H1 वीजा जिनका है उनके स्पाउसेस को लाइसेंस लेना बंद कर दिया है। अभी उसकी पॉलिसी है, उसने रीजन दिखाया। अभी तो लड़की को वापस जाना चाहिए, वो नहीं जा रही है। उसके बदले में उसको सामने से सवाल पूछती है। 9/11 happened because of the lapse of your security. By not giving licenses, you are punishing us. Why we should be punished? अभी वो सामने वाला ऑफिसर तो चौंक गया है। ठीक है, बोलते हैं आई एम सॉरी मैडम यू आर राइट बट इट कैन नॉट बी डन। ये देखिए मैं ये लाइन क्या बोल रहा था, इट कैन नॉट बी डन। अभी वो लड़की क्या करती है, ओके इट कैन नॉट बी डन बाय यू, टेल मी हु कैन डू इट। ऑफिसर बोलता है चाहिए तुम हमारे सीनियर को मिलो। ओके, शी वेंट एंड मेट द सीनियर, द सेम थिंग हैपेंड। ही सेज इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन बाय यू, टेल अस हु कैन डू इट, मे बी यू कैन टॉक टू सेनेटर। एक दिन रात को उसके फादर को अमेरिका से उसका फोन आता है, डैड आज मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। हमारे मार्केटिंग के प्रोफेसर ने सिखाया था जब तक कस्टमर डब्बे में नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं। अभी ये जो सामने वाले ने बोला इट कैन नॉट बी डन, तो मुड़ के वापस आना ऐसा किसने बोला? अरे भाई आपसे नहीं होगा, किससे होगा वो बताओ। एंड दिस इज समथिंग दैट एंटरप्रेन्योर थिंक।
when they start walking, they don't go with the idea of U-turn, they go with the idea of moving forward. अच्छा, दूसरी कई बार लोग बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये एंटरप्रेन्योर लोग क्या बोलते हैं, आपकी बात तो सही है लेकिन करके रास्ता निकालते हैं. हमारा एक स्टूडेंट पहुंच गया मलेशिया. अभी मलेशिया जाते हैं ना तो पेट्रोनास टावर तो देखना पड़ता है, क्योंकि वापस इंडिया में आएगा तो यहाँ पे लोग सवाल पूछेंगे क्या क्या देखा. और अगर मलेशिया गया पेट्रोनास टावर नहीं देखा तो बोलेंगे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तूने देखा ही नहीं. वो तो पहुंच गया पेट्रोनास टावर, वहां पे ऑफिसर लोग होते हैं, रोज का कोटा होता है, कुछ चार्ज नहीं करते हैं लेकिन इतने लोगों को छोड़ते हैं. आज का कोटा खत्म. लड़का बोलता है आई वांट टू गो अप. इज नॉट पॉसिबल, टुडेज कोटा इज ओवर. ओके, सो व्हाट डू आई डू नाउ? कम टुमारो. बट टुमारो हाउ कैन आई कम? टुमारो इज माय आफ्टरनून फ्लाइट. देन नेक्स्ट टाइम. बट देखो ना, कुछ हो सके तो. नहीं हो सकता है. देखो वहां पे बोर्ड लगा है टुडेज कोटा इज ओवर. इतने सारे टूरिस्ट लोग आके देख के वापस जा रहे हैं. हाँ, वो तो जाने ही चाहिए, इतने सारे लोग कहां से जा सकते हैं. लेकिन देखो ना, एक आदमी के लिए शायद हो जाए. वो आदमी बोलता है इज नॉट पॉसिबल. बोलता है बात तो सही है, अगर पॉसिबल होता तो आप मुझे पहले ही दे देते. इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल. बट कभी कभी क्या होता है, किसी ने कैंसिल कर दिया होगा. देखो ना, एक आदमी के लिए हो जाए. हर इंसान का ना बोलने का कोटा होता है. 6 बार ना बोलता है, 7वें बार बोलता है ओके बाबा तू जा, एंड ही वेंट अप. ये लोग है ना, इतने जल्दी से वापस नहीं जाते हैं. कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो रिडिक्यूलस है. हमारे डॉक्टर श्रीकांत जब सिंगापुर कैंपस बन रहा था तभी सिंगापुर गए. होटल में गए, रिसेप्शन वाले ने पासपोर्ट मांगा तो पासपोर्ट दिए. सडनली उन्होंने नोटिस किया उनके बाजू में कोई यूनिफॉर्म वाला लड़का आके खड़ा रह गया. थोड़ा बहुत सस्पिशन होता है, लेकिन सिंगापुर इज अ सेफ प्लेस. खड़े हैं, देख रहे हैं वो क्या कर रहा है. उसने हल्के से इनका बैग का चार्ज ले लिया. ये क्या हो रहा है? ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. वो रिसेप्शन वाले ने सब उसका पेपर वर्क खत्म किया, इनके हाथ में उनका पासपोर्ट दिया. सर योर पासपोर्ट. चलो ले लिया. अभी वो रूम का चाबी दे रहा है. सर योर रूम कीज. इनको दिखा के, इनको नहीं दिया, उनके बाजू में जो यूनिफॉर्म में आदमी था ना उसको दिया. सर ही विल गाइड यू टू योर रूम. अभी वो आदमी ने चाबी भी लिया, इनका बैग भी लिया, आगे आगे चलता है. हमारे सर पीछे पीछे जा रहे हैं. एलिवेटर्स के पास में खड़े रह गए. एलिवेटर आया, उसने दरवाजा खोल के ऐसा खड़ा रहा, सर आप जाइए. सर एलिवेटर में गए, बाद में वो आया. फ्लोर पे पहुंचे, एलिवेटर का दरवाजा खोल के वापस खड़ा रहा, सर आप निकलो. सर निकले, बाद में वो निकला. ओवरटेक करके रूम के पास में पहुंच गया, दरवाजा खोल के बोला सर अंदर आओ. सर गए, फिर वो आया. बैग रखा, एसी बराबर चल रहा है कि नहीं, पानी का बॉटल है कि नहीं, ये सब देख के एक साइड में ऐसे खड़ा रह गया. सर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू. अभी इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रूम बॉय. वो आपका बैग लेके आया, आपको सब जगह पे बराबर सेटल करवाया. अभी पूछ रहे एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू. आप क्या करोगे? मेजोरिटी लोग तो मुझे बोलते कि हम लोग तो समझते कि अभी वो टिप मांग रहा है, कि हमारे साहब को ये तो समझ में नहीं आया. इन्होंने बोला फाइनेंस के 2 प्रोफेसर चाहिए, कहाँ मिलेंगे? अभी ये रूम बॉय, आप फाइनेंस के 2 प्रोफेसर जाके सिंगापुर में ऐसे ढूंढोगे क्या? उन्होंने तो पूछ लिया. अभी वो रूम बॉय बोलता है आई डोंट नो अबाउट इट सर, बट अवर मैनेजर में नो. डू यू वांट मी टू कनेक्ट? लगाओ. उसने फोन लगाया मैनेजर को, मैनेजर से बात किया. मैनेजर ने बोला मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन एनटीयू के 2 प्रोफेसर हमारे यहाँ रेगुलरली आते हैं, आप अगर बोलो तो मैं उनको पूछूं. पूछो. वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन अगर आप बोलो तो हम इंक्वायरी करके देते हैं. आधे घंटे में उनके टेबल पे 2 फाइनेंस के नाम और नंबर आए. शुरू कब हुआ? रूम बॉय को पूछ सकते हो क्या? आप और मैं नहीं पूछ सकते. एंटरप्रेन्योर लोग पूछ सकते हैं. ये लोग है ना बेशर्म होते हैं, उनको कोई चीज की शर्म नहीं आती है, हिम्मत होती है.
अपना काम निकलवाने से मतलब होता है, वापस जाना तो हमने सीखा ही नहीं है। दिस इज हाउ दे वर्क। और उसमें कई बार फेल भी होते हैं। फेल होते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। क्या होता है, दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। एक तो स्टेडियम में बैठ के कमेंट बोलने वाले, और दूसरे जिनको मैच खेलना है। मैच खेलना है ना, उसको फास्ट बॉल भी फेस करना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बॉल के पीछे भागना पड़ता है, कभी कभी इंजरी भी होती है। जो और स्टेडियम में बैठे हैं, अगर आपने सेंचुरी कर दी तो तालियां बजाएंगे, 0 से आउट हो गया तो गालियां भी देंगे। खेलने वाले को है ना, उसका फिक्र नहीं होता है। वो तो खेलते हैं, गिरते भी है, कैच छूटता भी है, विकेट जाता भी है, गलती होती भी है, मैच हारते भी है, फिर भी वापस खेलने के लिए चलते हैं। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स डू। और उनके लिए अगर आप बोलो कि कैन यू हैव सो एंड सो बिग कंपनी, तो बोलेंगे व्हाई नॉट। यू आर इन इंडिया, कैन यू थिंक ओवर कंपनी इन यूरोप, बोलेंगे व्हाई नॉट। ये एक ब्रीड है और इनकी मेन थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग। अभी अगर ये थिंकिंग हम लोग लेते हैं ना, तो अभी का जो टाइम है ना, द बेस्ट पीरियड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें नॉर्मल टाइम में हम लोग नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब क्राइसिस होता है ना, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो अभी इसमें जब हम लोग अभी अपने क्या करने की बात करने वाले हैं, तो उसके पहले ये हम लोग एक चीज समझ लेना चाहिए। इंडिया में जो भी बिजनेस करते हैं ना, हर इंसान को भगवान पे बहुत भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि माल तो उधारी पे दिया है। अगर सामने वाले के दिल में राम वसे और पैसा दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आईटीओ ने बोला ये डिसअलाउ, अरे यार लॉजिकली हम लोग जस्टिफाइड है, उसने बोल दिया डिसअलाउ। अगर डिसअलाउ कर दिया, आप अपील में जाओ, वो अपील में जाएगा, फिर 15 साल तक चलेगा, इवन इफ इट इज जस्टिफाइड। तो एक ही तरीका है भाई, भगवान पे भरोसा। तो इंडिया में हर बिजनेसमैन, मैं कोने कोने के हर बिजनेसमैन में जानता हूं, भगवान चाहे रिलीजियस हो या नहीं हो, भगवान में तो विश्वास रखना पड़ता है। अभी ये भगवान की बात करते करते ना रामायण की बात आती है, और रामायण में से भी बहुत चीज सीखे लोग। और जो एक चीज नहीं सीखने जैसी थी, वो बहुत पक्की तरह से सीख लिया। इसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। आपको तो पता है कि राम और लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए गए, जंगल में बहुत खुश थे। शायद आपने ये पार्ट रामायण का नहीं सुना होगा। बहुत खुश थे, ऑर्गेनिक फूड है, दरबार का चिंता नहीं, रोज आके लोग सवाल पूछेंगे, ये सब कोई हैसल नहीं, शांति से इन द नेचर दे वर एंजॉयिंग लाइफ। अभी सडनली उनकी झोपड़ी में बाहर एक हिरण आया, और अभी सीता बोलती है मुझे इसकी चमड़ी चाहिए, इसमें से ड्रेस बनाऊंगी। राम भगवान बोलते छोड़ दो ना, ऐसे बहुत होते, नहीं मुझे ये चाहिए। अभी ठीक है भाई, राम बोलते मैं तो भगवान हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो तो भागे, और आगे आगे हिरण और पीछे पीछे राम दूर 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 तक चले गए। आपने शायद स्टोरी सुना होगा, फिर कहीं से आवाज आया, हे लक्ष्मण। अभी लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं है, लेकिन सीता बोलती है कि तुमको उधर जाना पड़ेगा। लक्ष्मण का काम है यहाँ सीता जी की रक्षा करना, और वो बोल रहे हैं अभी जाना पड़ेगा। तो वो द्विधा में था। तो फिर उसने क्या किया, उसके झोपड़ी के अराउंड में एक लाइन कर दिया, और सीता जी को बोला कि ये लाइन के बाहर में झांकना नहीं, झुकना नहीं, जाने का तो सवाल ही नहीं है। अभी सीता जी क्या है कि कभी कभी सब लोगों का दिमाग चलता है, बोलते क्यों नहीं। नहीं भाई, तो सीता मैया मैं बोल रहा हूं, आप झांकना नहीं, झुकना नहीं, जाना नहीं। सीता जी बोलती क्यों नहीं। ये बोलते हैं नहीं मत जाओ। अभी वो तो हट लेके बैठ गई, क्यों नहीं बताओ। तो फिर लक्ष्मण है ना, गुस्से में आके बोला अगर जाओगी ना तो रामायण हो जाएगा। सीता ने नहीं माना, सीता बाहर झुकी, सीता किडनैप हो गई और रामायण हो गया। आप समझ लो, अगर सीता बाहर झुकती नहीं तो क्या होता है, रामायण का युद्ध ही नहीं होता। और रामायण का युद्ध नहीं होता, आप और हम राम के बारे में सुनते भी नहीं। तो उस दिन से सारे बिजनेसमैन ने ये चीज मान लिया, अपना एक लक्ष्मण रेखा है,
उसके बाहर झांकना नहीं, उसके बाहर झुकना नहीं, उसके बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं है। होते हैं कुछ एक दो एक्सेप्शंस वाले निकल जाते हैं, जैसे अभी आपके सुनय भाई है, हाइडल पावर पूना में काम करते थे। हाइडल पावर का काम करना चाहिए ना, लेकिन वो सोलर में भी चले जाते हैं, और फिर सोलर का काम करना है तो वो लिथियम में भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। बाकी सब लोग जो एक लक्ष्मण रेखा है ना, उसी के अंदर रहते हैं। मैं सूरत में टेक्सटाइल का धंधा करता हूं, मतलब सूरत में टेक्सटाइल का धंधा, बड़ौदा जा सकता हूं? नहीं। टेक्सटाइल के बदले में मैं पेपर में जा सकता हूं? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो सवाल ही नहीं है। लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने का, एंड इफ दैट इज द केस, बिजनेसेस विल रिमेन। हु मूड माई चीज, वो नीचे होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। लेकिन हम तो लक्ष्मण रेखा की पार जाने का भी नहीं, झुकने का भी नहीं, देखने का भी नहीं। अभी कई तरह की लक्ष्मण रेखा होती है। अभी ये देखिए, ये हमारी एक स्टूडेंट है, एक छोटे शहर में है। We are into manufacturing of metals and chemicals. Our unit is established in Kota, and we were operating in Kota very smoothly for years until we saw opportunity in Jammu and Kashmir. Now, going to J&K was a big jump, but once we settled there, it helped us look further. And for the first time, we went international. We set up a unit in Nigeria. International operations were new to us, but once we learned them, we got more confidence to take even more opportunities, and we established another unit in Ivory Coast and eventually one more unit in Ethiopia. Now, looking back, I realized that if we have kept a low perspective and a narrow one, we would have expanded and we would have remained in Kota. But now that we have kept ourselves open to opportunities, we are operating in 4 countries, and we might, who knows, operate in many countries as well. तो सवाल यह है कि अगर लक्ष्मण रेखा से कोई बाहर निकलता है ना, तो फिर दुनिया बहुत बड़ी है, और हर बार बाहर निकलने से रामायण नहीं होता। तो ये जो रामायण का डर है ना कि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलेंगे तो रामायण हो जाएगा, शायद कई लोग उसमें से रुक जाते हैं। तो हम लोगों को ना एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या चीज का डर है। अभी हल्दीराम वाले का स्टोरी देखो तो बोलते हैं चांदनी चौक में एक हलवाई की दुकान थी। जब हलवाई की दुकान होती है तो क्या होता है, मालिक गल्ले पे बैठता है। अभी मालिक गल्ले पे बैठता है, अभी दूसरा दुकान करेंगे तो क्या गल्ले पे कौन बैठेगा, उसका डर है क्या? अगर कहीं और मैनेजर को चेक साइनिंग अथॉरिटी दिया और उसने फ्रॉड कर दिया तो उसका डर है क्या? अगर एक दूसरे सिटी में हमने फैक्ट्री डाला जहां पे हम रोज जा नहीं सकते हैं, वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो ये जो और तो का जो डर है ना, हम और बढ़ के नहीं देखते हैं कि इतने दुनिया में हजारों फैक्ट्रियां चलती है, क्या हर जगह पे ओनर जाता है? ये बिरला जी का जो बात करते हैं ना, तो हम तो गए थे थाईलैंड। थाई एक्रिलिक करके कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की क्या कंपनी है, उसका पूरा गेटअप एंड ऑल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हम लोग जापान कोरिया करके बाद में थाईलैंड आते हैं ना, एंड आई कैन टेल यू जापानीज कोरियन कंपनी से कई गुना ज्यादा ये थाई एक्रिलिक कंपनी है बिरला मैनेजमेंट की। फिर हम उनको पूछते हैं कुमार मंगलम बिरला यहाँ पे साल में कितनी बार आते हैं, तो उसके मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की ओर देख के हंसते हैं। अभी ये लोग एक दूसरे की ओर देख के हंसते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? क्या हमने कुछ गलत पूछा क्या? साल में कितनी बार आते हैं? तो फिर थोड़ा बहुत सस्पेंस रख के बाद में बोल देते हैं आपका सवाल गलत है, कितने साल में आते हैं एक बार ये पूछो। एंड नाउ 5 years, 7 years, 8 years, once visited, and that company is running world class. ये कैसे होता है? क्या सब कुछ हम अपने 2 हाथ 2 पैर से पकड़ के रखेंगे? ऑब्वियसली कितना लिमिटेड होगा। अभी ये जो ग्रो है ना, सबसे पहले यहां से ग्रो होता है। अभी करना चाहिए ना, हर तरह का सवाल पूछना चाहिए। क्वेश्चन द बिजनेस, क्वेश्चन द मॉडल, क्वेश्चन द एक्टिविटी। अभी खाली बिजनेस की बात करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं?
आई विल टेल यू, मेरा तो 5000 बिजनेस वालों से पंगा पड़ चुका है, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। लोगों के बिजनेस होते क्या है? एक बिजनेस जो बना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। मतलब क्या? मैं आपसे माल लेके इनको दे रहा था, मेरे सप्लायर को पता नहीं कस्टमर कौन है, कस्टमर को पता नहीं सप्लायर कौन है, मैं यहां से 10 में लेके 20 में बेच रहा था, बिकॉज दे डिड नॉट नो ईच अदर। और दूसरा हमारा काम क्या था? अरे इतनी लंबी सप्लाई चेन थी, मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, वो अपना 10% देके रिटेलर को देगा, वो अपना 20% लेके देगा, सप्लायर के बीच में भी 3 एजेंट होते थे, मार्जिन तगड़ा था। अभी क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, एवरीबडी नोज एवरीबडी। तो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज गया और टाटा स्टील वाले अच्छे कस्टमर को डायरेक्ट माल देंगे, इंटरमीडिएशन गया। सो द क्वेश्चन फॉर अस वाज कि हम लोग क्या कर रहे थे और वैसे भी वो कहां तक जाने वाला है। अभी दूसरा होता है मॉडल। ये एयरटेल का मॉडल क्या है? टेलीकॉम में तो आए, उनका एक भी टेलीकॉम टावर नहीं, एक भी एग्जीक्यूशन ऑफिसर नहीं, द एंटायर ऑपरेशन इज आउटसोर्स टू एरिक्सन। तो भाई एयरटेल वाले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, पीआर करते हैं और खाली मार्केटिंग करते हैं। हु सेड दैट यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग? एक जमाना था, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मैं खरीदूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बेचूंगा, मैं कैश गिनूंगा। लेकिन वो जमाना अलग, अभी का जमाना अलग। आईबीएम का एक जमाना था, डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, होलसेलर के पास में जाएगा, रिटेलर के पास में जाएगा, इट विल टेक 1 ईयर। माइकल डेल कल के लड़का खड़ा हो गया, बोलता है आप ऑर्डर दो, बाद में हम असेंबल करके आपको अभी का भी दे देंगे। तो होल मॉडल चेंज। आउटसोर्सिंग, जो भी कुछ बनाते हैं, क्या खुद बनाने का जरूरत है? अगरबत्ती खुद बनाते हैं? एक जमाने में बनती थी, आज अगरबत्ती आती है वियतनाम से, इंडिया में फ्रेग्रेंस में डीप होती है, मैक्सिको में एक्सपोर्ट होती है। एंड अनदर थिंग इज इनसोर्सिंग। क्या दूसरे का काम हम खुद कर सकते हैं क्या? ये सारे मॉडल्स होते हैं। और थर्ड काम रहता है कि भाई एक्टिविटीज क्या करते क्या है। ऑफिसेज होती है, भाई ऑफिस में क्या काम होता है? फाइलिंग होती है। जरूरी है क्या फाइलिंग? एक जमाने में कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी था नहीं, आज के जमाने में फाइलिंग क्यों करने का? भाई पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस तो कंप्यूटर पे है। अकाउंटिंग, एक अमेरिका की कंपनी उसका पूरा बिजनेस प्रोसेस इंडिया आउटसोर्स कर सकती है, लेकिन एक पूना की कंपनी अपना अकाउंटिंग पूना में दूसरे को आउटसोर्सिंग कर सकती है क्या? हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा सवाल है। अपना अकाउंट तो अपने पास में ही होना चाहिए। एंड वी हैंडल सच अ लाउजी वे, बट वी हैव टू डू आवरसेल्फ ओनली। एक अपवर्क करके एजेंसी है। क्या होता है, मुझे कभी भी कुछ काम करना है, अभी मुझे एक बीच में आई वांटेड सम डेटाबेस ऑफ आर्ट्स कॉलेजेस ऑफ ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया। अपवर्क में मैंने डिटेल डाला, आई गॉट अ सेक्रेटरी, वर्क फॉर मी फॉर 12 आवर्स, पूरे डेटा निकाल के मुझे दे दिया, मैंने उसको 12 घंटे का पैसा दे दिया, $5 एन आवर, मेरा काम हो गया। I don't have to hire a secretary to come and sit in my office and work. And incidentally, ये जो आदमी जिसने मेरे लिए काम किया वो इंडोनेशिया में बैठा था। Now anybody from anywhere can work for us. अपनी ऑफिस में आके क्यों काम करने का? और फाइनली कुछ होता है एक्सेल और कुछ होता है ERP। अभी ERP मतलब मैं SAP और ये सब की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी ऑफिस में सब पेपर वर्क होता क्यों? मैं देख रहा था एक टिपिकल कंपनी में इंक्वायरी आती है, प्रिंट आउट लेके फाइल करते हैं, कोटेशन भेजते हैं, 3 कॉपी निकालते हैं, एक पार्टी को भेजते हैं, एक पार्टी फाइल में जाता है, एक कोटेशन फाइल में जाता है, फिर उसका ऑर्डर आता है, वापस वो फाइल में जाता है, फिर हम लोग वर्क ऑर्डर बनाते हैं, फैक्ट्री को भेजते हैं, वो वापस पेपर बनता है, फिर फैक्ट्री वाले माल बनाते हैं, वो जॉब कार्ड बनाते हैं, फिर वो लोग माल बनाते हैं, उसको चालान बनता है, फिर उसका इनवॉइस बनता है, फिर उसका फॉरवर्डिंग लेटर बनता है। कितना काम बार बार किया जाता है। एक बार एक डेटा आ गया, वही पिकअप करके काम नहीं हो सकता। नाउ द होल थिंग इज दैट डेटा शुड बी एंटर्ड ओनली वंस।
Why we keep on working with that again and again and again? Like this, we can ask a lot of questions. अभी अपना मेन सवाल यह है कि अगर हमें ग्रो करना है तो आज का क्राइसिस, व्हाई इज इट ए गुड पीरियड? एक बेस्ट एग्जांपल है ना, टोयोटा। टोयोटा के बारे में लोग बहुत बात करते हैं लेकिन सीक्रेट नहीं मालूम। सीक्रेट क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोयोटा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अभी जब वापस चालू करना है ना, तो सब सप्लायर के पहले के पैसे देने के बाकी है। तो अगर पहले के पैसे देंगे नहीं तब तक वो माल देगा नहीं। तो फिर एक नया आइडिया आया, तुम रोज का रोज माल दो, रोज का रोज पैसा ले दो। JIT did not come because of their wise operation thinking. JIT came because of their cash flow constraint. रोज का रोज माल दो, रोज का रोज पैसा दो। ये तो है ना। मैं तो स्लम में भी बहुत काम करता हूँ, विलेजेस में काम करता हूँ। तो मैं एक बार स्लम में गया ना, मैं किसी के घर पे गया। मैं घर पे गया ना, तो बच्चा खेल रहा था, माँ ने बच्चे को कुछ बोला, बच्चा भाग गया। मैं बहुत स्टूडेंट भी हूं ना, तेज है मेरा नजर, देखता रहता हूँ ये होता क्या है। वो बच्चा आया और थोड़े टाइम में उसकी माँ ने मुझे चाय दिया। बच्चा किधर गया था? 2 रुपये का दूध लेने के लिए। ये जो स्लम में रहते हैं ना, वो रोज का रोज तेल खरीदते हैं, रोज का रोज दूध खरीदते हैं, रोज का जो चेन है वो खरीदते हैं, क्योंकि 2 चीज है, एक तो उनके पास में रखने की जगह नहीं है और दूसरा ज्यादा बल्क में लेने का पैसा नहीं है। सो कैन वी रीमॉडल द होल थिंग? Instead of working in one way, can we work in a very different way? There's one question of thinking. Can we do more with less? अभी मैं दुबई में हूँ और अपना एक स्टूडेंट ने ये प्रोडक्ट बनाया। अभी दुबई में ये क्या हो गया, रेस्टोरेंट तो चालू हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ये जो मेनू होता है ना, उसको सब लोग टच करते हैं। तो आफ्टर एवरीथिंग इट हैज टू बी सैनिटाइज्ड। तो ये तो एक प्रॉब्लम था। और दूसरा, अभी धंधा कम है और ये वेटर रखो, ये सब करो तो खर्चा भी बहुत है। तो अभी इन्होंने क्या किया, एक वी मेनू करके एक ऐप बना दिया। आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप टेबल पे बैठो, टेबल के ऊपर एक QR कोड है, अपने मोबाइल से QR कोड कर लो, आपके मोबाइल में उसका मेनू आ गया। आप सिलेक्ट कर लो, आपको पूछेगा रिकन्फर्म, सीधा वो चीज उसके किचन में चला गया। कोई वेटर आता नहीं है, आपको कुछ पूछता नहीं है, बस जब किचन में बन गया तो लाके वो आपको दे देगा। Now the whole point was, today with much less people they increase the activity. This is what crisis teaches us. Can we rationalize whatever things we are doing? Then there is a whole question, काम कैसे करते हैं? टिपिकल अपने इंडिया में तो कल्चर है, चलता है। Should we be best in the world? This is called skill. Whatever we are doing, एक जमाने में जब मैं 40 साल पहले बिजनेस में काम में आया था, तभी we had no access to the world. वर्ल्ड की सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आती थी। Today we can do everything. So why not be world class? That is skill. Once it is there, why it should take 10 years, 15 years, 20 years for one factory? Why can't we scale? And fast. So skill, scale, and speed is the new orientation that we have to take. Then there is a whole question. Will we run the show and we will have people who will be hands and legs following our instruction? Or will we have people who are far more capable, who will run the show on their own? Now, when we have people who are far more capable, who will run the show on their own, then business becomes a very different dynamics. इंडिया में एक केस स्टडी है। अपने यहाँ तो क्या होता है, हार्वर्ड का केस स्टडी को ही केस स्टडी बोलते हैं ना, इंडियन केस स्टडी में क्या होता है? और हार्वर्ड में किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बना ही नहीं। But there was a person called J.R.D. Tata. ये J.R.D. Tata का कमाल क्या है? He is a chairman of Tata Steel, लेकिन चलाता कौन है? रूसी मोदी।
चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स चलाता कौन है? मुलगांवकर। चेयरमैन ऑफ इंडियन होटल्स चलाता कौन है? केलकर। चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स, दादी सेठ। नाउ people who were giant on their own, they were working for JRD Tata. This is where it is to redefine, will we work with people who are less capable than us, or will we work with people who are more capable than us? And then is this whole question. सब कुछ अकेले करेंगे, we join hands with people with different competences. Now, once upon a time, everything we did alone. Today maybe is a time of thinking it differently. Finally, एक बिजनेस में ओनर और मैनेजर रोल क्या होता है? अभी इसके ऊपर बहुत लोग भाषण देते हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एक सिंपल चीज बताता हूं। ये जब सीखना है ना, तो ओनर का काम धंधा चलाना है या धंधा लॉन्च करना है। तो मैं सोच रहा था, तो सडनली ये स्टडी करते करते मुझे पता चला कि इफ वी वांट टू कीप ग्रोइंग, देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम स्पेस रॉकेट। अब ये स्पेस रॉकेट क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये है डिस्कवरी 2 का स्पेस रॉकेट। देखिए क्या हो रहा है इसमें। अभी इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये स्पेस रॉकेट का है ना, एक पिक्यूलर प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट लोगों को ये बहुत साल तक सताता रहा। ये प्रॉब्लम क्या है कि इसकी सबसे बड़ी चैलेंज है अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना। और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलता है ना, उसके लिए उसको बहुत पावर चाहिए, उसके लिए बहुत फ्यूल चाहिए, तो बड़ी बड़ी फ्यूल टैंक चाहिए। लेकिन फ्यूल तो जल गया, अभी ये जो टैंक है ना, उसका वजन बहुत भारी है। अभी खाली टैंक लेके अगर उसको पूरा टाइम भरते रहना पड़े ना, तो उसके लिए और फ्यूल चाहिए। सो आइदर दे शुड मेक स्मॉल टैंक, लेकिन फिर उसमें उतना फ्यूल नहीं रहेगा ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। और अगर ग्रेविटी के बाहर का फ्यूल चाहिए, तो फिर वो वजन उठा के घूमना पड़ेगा। फिर इसमें इन्होंने रास्ता निकाला, और देखिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं। Now you will notice what happens. ये क्या किया इन्होंने, ये जो बड़ा बड़ा टैंक था which was required to store fuel to get out of the gravity, लेकिन एक बार बाहर निकला ना, फिर उन्होंने उसको अलग कर दिया। अभी जो स्पेसशिप है ना, वो अपना लाइट वेट पे चल रहा है। इसको बिजनेस से क्या लेना देना? कोई भी बिजनेस जब शुरू करना होता है ना, तो इट इज लाइक गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। उसको बहुत पावर चाहिए, उसके लिए टीम अलग चाहिए जिसमें ओनर का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन एक बार वो ग्रेविटी से बाहर निकल गया ना, स्टेडी स्टेट में आ गया, अभी उसमें ओनर का कुछ काम नहीं है। उसको अलग करके उसको अपनी स्पीड से चलने देना चाहिए। नाउ व्हाट शुड ओनर्स डू? डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे, वर्क ऑन अ न्यू लॉन्च। ये जो आइडिया है कि ओनर को रोज बिजनेस चलाना चाहिए, वो चलाना एक बात है, ओनर का काम है बिजनेस शुरू करना चाहिए। अभी लक्ष्मी मित्तल के क्या हुआ, उन्होंने एक पहला कंपनी लिया, सिक कंपनी था, तो उनके पास में एक टीम था। टीम गया वहां पर सब चीज सेटअप कर दिया। अभी जब प्रोडक्शन सेट हो गया,
सर नया कंपनी लो. So now Lakshmi Mittal takes another company and the whole team ये कंपनी को टर्न अराउंड करके लोगों पे छोड़ के अभी न्यू कंपनी पे जाते हैं, अभी उसको टर्न अराउंड करके आदमियों पे छोड़ देते हुए नई कंपनी पे जाते हैं. दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ द ओनर, टू स्टार्ट, टू लॉन्च एंड देन hand it over independent for floating on its own. This is where the crisis helps us to think. अभी रोज का रोज जैसे रूटीन चलता था ना वैसे तो चलते थे, तो कभी सोचते ही नहीं थे. आज ये मौका मिला है to seize this opportunity and gear up for growth. Understand one thing, lockdown had been deadly. It has been deadly everywhere in the world. कोरोना से मरता कौन है? अभी एक न्यूज आया था ना कि भाई कोरोना जो बड़ी एज वाले लोग हैं ना उनको पकड़ने का चांस ज्यादा है, बड़ी एज वाले लोगों को. और दूसरा, अगर पकड़ भी लिया ना आपको, अगर आपका इम्यूनिटी जोरों में है ना तो आप वापस खड़े हो सकते हैं. अभी यही चीज आज बिजनेस सिनारियो में क्या हुआ है, ये जो लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ ना, जो सेमी बीमार बिजनेस थे ना उसका मरने का चांस ज्यादा है, वो लोग ये बीमारी पकड़ेंगे. और अगर आपने और मैंने पकड़ भी लिया ना, जिसमें इम्यूनिटी है ना, जिसमें पावर है, जिसमें एक्सपेक्टेशन है, वो लोग वापस खड़े हो जाएंगे. तो यूरोप के बिजनेसेस है ना वो सब ओल्ड एज है, तो उनको जब ये कोरोना का लॉकडाउन पकड़ेगा ना वो लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन उनके पास में इम्यूनिटी नहीं है, वो लोग खड़े नहीं हो सकते. अभी उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, दुनिया भर को लूट के पैसा बनाया था, अभी मेहनत करके पैसा करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है. एंड इट मीन्स टुडे इज अ टाइम फॉर इंडियन फैमिली बिजनेस पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ग्लोबल बिजनेसेस. अगर आज अपना बिजनेस जीरो भी हो जाए ना, अगर अपना पॉकेट में पैसा जीरो भी हो जाए ना, स्टिल learn from Captain Gopinath that with zero money he starts and eventually builds Air Deccan, largest airline in the country. To do business, you don't require money, you don't require experience. All that you require is critical thinking, questioning, and optimism to build a great business. Thank you very much. Here is the detail of my blog and my email ID. In case anybody wants to note down, then just do print screen and then we can go hand over back to the host. Thank you, Merchant sir. Sir, we'll have the question and answer session now. Sir, हमारा एक alumni है, वो पूछ रहे हैं कि सर मुझे लक्ष्मण रेखा के बाहर तो जाना है, नया बिजनेस करना है एंड सारे बिजनेस आइडियाज है, बट मेरे घर के जो लोग हैं ना, मेरे अंकल पापा, ये लोग मुझे बोलते हैं भैया तू थोड़ा रुक जा, तुझे अनुभव नहीं है, मैं कैसे हैंडल करूं इसको? वो लोग सही बोल रहे हैं. The whole point is the fact that you are trying like this itself shows that you are so raw. आपको होमवर्क करना चाहिए. देखिए लक्ष्मण रेखा के बाहर जाना है, लेकिन उसके लिए होमवर्क काफी चाहिए. You need to work out, you need to examine, you need to study, you need to consult, you need to plan. अगर आज आपने पावरफुल बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर दिया होता और बाहर से किसी से $5 million का इन्वेस्टमेंट लेके आते ना, घर वाले कुछ नहीं बोलते. अभी तो उल्टा है, बाहर से तो कोई आपकी बात सुनता नहीं है. You want people from home to put money. आप बोलो कि भाई मैं कहीं से 5 करोड़ मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर रहा है और मैं धंधा कर रहा हूं, कौन घर वाला ना बोलने वाला? The question is this, let's be very clear. Startup is a mistaken notion. You need everybody in the world to want to do business. You need good amount of learning, good amount of homework, good amount of finance sense. अभी जब आपके घर वाले बोलते ना कि आप बोल तो इतना करोड़ों का सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, then they know that actually speaking you don't have feet on the ground.
What is important is have to have a feet on the ground. हमारे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको तो इतना 100 करोड़ का सेल करना चाहिए. हम लोग उनको बोलते हैं ठीक है भाई 10 लाख का सेल करके आ जाओ. Now the moment you go to do a sale of 10 lakhs, you realize कि it's not so easy. ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड है ना, उसने एक बहुत गलत नोशन डाल दिया. मेरे पास में आइडिया है ना तो धंधा हो जाएगा. आइडिया से धंधा नहीं होता है, एग्जीक्यूशन से धंधा होता है. और एग्जीक्यूशन इतना इजी नहीं है जितना आइडिया बोलना इजी है. सो माय सजेशन टू यू इज दैट फर्स्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. उन्होंने पैसा बनाया है, आप तो बनाने की सोच रहे हो, उन्होंने बनाया है. दूसरा, वो जब बोलते हैं ना तो उनके पीछे कुछ लॉजिक होता है. ट्राई टू लर्न दैट लॉजिक. और क्या होता है, वो लोग प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर मैम, तो वो लोग शायद इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. कभी बहुत ऐसा लग जाए ना तो मुझे बता देना. आई विल टेल यू देयर पॉइंट ऑफ व्यू. योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट योर एनिमी. दे वांट टू हेल्प यू टू सक्सीड इन लाइफ, बट विथ फीट ऑन द ग्राउंड. ओके सर, हमारे बैच के टॉपर है मयूर सेठ. मयूर, यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क? यस मयूर, ओवर टू यू. Hello. Yeah Mayur, we can listen to you. Yeah, sir, I have two questions. First of all, I would like to thank you for giving such a good session. First question is, as a part of critical thinking, most of the time we run a wrong race. Like we are not able to choose a right competitor. So any focus on that, like how to choose a right competitor? You are saying right competitor. Yeah. We are competing with the wrong people. Yeah. Okay. So how to choose the right competitor? Yeah. Is it a part of a critical thinking? Yes, certainly. You can compete with a person in a village, or you can compete with a Japanese company. Yeah. If you will compete with a person in a village, you will learn to run. You will learn to run at his speed. You compete with a company in Japan, then you will learn to compete at their speed. Okay. And my second question is, like most of us being from a traditional business background, usually we don't read much. And I would like to ask you if you could suggest some good books to motivate and think differently for our businesses. It is a handicap if you don't read the book. The reason is that books can take you to different possibilities. Otherwise क्या होता है, in your office you are the boss. At your home, at least you appear to be a boss. Okay. So actually speaking, you are not going to listen to anybody. Yeah. And unless you are working with people who are more capable than you, आपको नई चीज पता कैसे चलेगी? Right. So either have a group of people who can discuss about different people, different idea, different thing. Reading book is a very useful because क्या होता है, जब मुझे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है ना तो मेरे पास में 2 घंटे है. एक मैगजीन में आर्टिकल लिखना है ना, मेरे पास में 1 हफ्ता है सोचने के लिए. लेकिन जब बुक लिखना है ना, मैं 1 साल सोचता हूँ, 2 साल सोचता हूँ, लिखता हूँ, रिफाइन करता हूँ. So lot of effort goes into writing a book. So those who can read the book, they can get the thing much faster. एक simple book मैं आपको बताता हूँ, धंधा. Now, if you have read, fantastic. If you have not read, you should read. The name of the book is Dhandha. May I know the author, sir? If you could tell me. आप खाली टाइप करोगे ना तो भी मिल जाएगा. But I will tell you, she is a Maharashtrian, Bendre, something Soma Bendre or some such thing is there. Okay. It is a Marathi book, but also translated in English. It is about 5 Gujarati business people, about how they started and really where they moved.
According to me, this is not the trait of only Gujarati. This is true for every business people. But she had taken 5 Gujarati businessmen. Yeah, thanks a lot, sir. Thanks a lot. Sandeep. Okay, we have Adesh Mehta from 2001 batch. Adesh, over to you. Adesh, you'll have to unmute yourself. In the meanwhile, Jayesh Mutha, who's parted away from Adesh. Okay. Yeah, I did unmute. It took some time. Yeah, thank you, sir, for such an encouraging session. It was really an eye-opener, I can say. And sir, one thing I've always liked about your one saying that resources lie outside. This is what I have heard from you once. So now, sir, the current, my question was, currently I'm in a business, like I can say that I'm in a sweet spot, very honestly, an expanding sector with a good corporate client base. But the issue is, raising debt at the right rate of interest with, minimum collateral, which is not supported by the financial institutions in current scenario. So this is becoming a big challenge. चलो मैं आपको दे देता हूँ कितना पैसा चाहिए नहीं डील बोल रहा हूँ ऐसे नहीं छोड़ूंगा अंडरस्टैंड माय डील द होल क्वेश्चन इज somewhere critical thinking is also about what is this whole meaning of right cost of capital 5% पे पैसा लेने को तैयार हो क्या बोलो कितना पैसा चाहिए मिल जाएगा Sir, I can easily ask for $3-4 million. 5% पे लेने को तैयार हो 100%, sir. 5% per month. No, sir. It will not be 5% per month. Okay. Now I will have to go out of business. No, this is where is a mistaken notion. ये ना अपने दिमाग में कुछ पैटर्न सेट हो जाती है और ये परसेंटेज का चक्कर है ना इतना लफड़े वाला है मैं तो हमारे क्लास में एक सेशन होता है बिजनेस इज मनी एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि लोग तो ऐसे समझते कि जैसे उनको सब मालूम है लेकिन कितना गड़बड़ होता है अभी एक साहब मुझे बोल रहा है सर ये जो लोग बोरो करते हैं ना सब लोग खाली बैंक के लिए काम करते हैं 13% इंटरेस्ट होता है सर आप ही बताओ कौन से बिजनेस में 15% से ज्यादा मार्जिन है मैं तो ये सुन के है ना आई वाज शॉक्ड कि बिजनेसमैन ऐसा बोल रहा है मैंने बोला फिर से बोलो बोलता है सर पीपल बोरो मनी एट द रेट ऑफ 13% फ्रॉम द बैंक कौन से बिजनेस में 15% से ज्यादा मार्जिन है बस ये सुन के मुझे पता चला कि लोग कहां से अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं परसेंटेज की जब भी बात आती है ना तो परसेंटेज ऑफ व्हाट जो 15% आपका मार्जिन है ना इज ऑन सेल 13% दैट यू आर पेइंग इज पर एनम अगर 5 करोड़ लेके 5 बार घुमाओगे ना 15% मार्जिन है तो पर एनम में 75% हुआ the whole notion that money means what we have a totally mistaken notion भाई जिसके पास में भी पैसा है ना दुनिया में उसको दो चीज चाहिए मेरा पैसा सेफ होना चाहिए और मुझे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए अगर आप गारंटी कर सकते हो तो मनी इज अवेलेबल द क्वेश्चन इज क्या हम लोगों को पैसा चाहिए लेकिन देना नहीं चाहते तो मैं आपसे प्रॉफिट शेयरिंग में लेने की बात करने को तैयार हूं बट यू विल नॉट वांट टू गिव बिकॉज समवेयर ये नोशन आ गया कि सब प्रॉफिट मेरे पास में होना चाहिए मुझे बहुत सस्ता पैसा मिल जाए ना तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा नो बिजनेस कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग पॉकेट में कितना पैसा होगा अरे जिसके भी पास में मुकेश अंबानी के पास में लिमिटेड पैसा था तभी तो $65 बिलियन का बोरोइंग हुआ था उनका नोबडी कैन ग्रो only point is let us understand productivity of the money invested मैं समझता हूं कि any business the way we are operating has a potential to earn 100% return on investment अगर आप धंधे में 5 करोड़ डालते हो तो साल का 5 करोड़ कमा सकते हो अगर दूसरा 5 करोड़ डाल के और 2 करोड़ भी कमाते हो So what kind of money you can make? We can have a separate class about really understanding the investment, but be very clear. Relook at your calculation about money. Second, supposing you are doing business of 10 crore.
you get a support of some funding whereby you can go to 100 crore. You know, you get already another league. And from there onwards, you start attracting another kind of investments. So somewhere our notions about money need to be re-examined. Be ready to share. मैं और आप partnership करते हैं. Are you ready to give me 80% of the profit? सवाल ये है. Now, like I am in a capital heavy intensive sector. If I can just share you that we are into solar projects, just to give you an idea. Very good. So the return on investments are not extremely high that I can afford 18% per annum, to be very honest, considering it's an boot model projects. So my only chance of growing faster is clocking higher a percentage in terms of expansion of my installed projects year on year. This is how my margin gets increased. But a rate of return on investments per se is very much low, just like an NTPC, whose return on investment is like 15.5% on capital employed. But how they grow is expand from 10,000 megawatts to 100,000 megawatts. This is where their expansion comes from. So I am into that kind of sector. I understand it. You have thought through your business so deep that I cannot pretend कि 1 minute में मैं आपको आंसर दे दूंगा. Right, sir. एक चीज तो क्लियर है, मैं तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला आदमी हूँ. अगर जब तक रास्ता नहीं मिलेगा ना, मैं तो नहीं छोड़ूंगा. We can talk at some other time. Without putting money, how to expand in your business, we can discuss sometime. Right, sir. Okay, Jayesh Mutha from a traditional family business who just started his own startup into education. Jayesh Mutha. Thank you, Sandeep. Good evening, sir. Sir, first I'll just like to mention that since the lockdown period has started, I have attended like a lot of sessions, but trust me, this is the session which I have attended right from the beginning till the end. Almost all the sessions I have quitted in the between for the obvious reasons. And one which I take away from this session is that how you can run your business or how you can even make money without even any kind of investment. And like just Sandeep said, I have like recently started my own startup in the name of Magic Minds Learning Academy, and I am into a service industry. I would like you to give me one small advice as to how can I expand, like you just said, without investing you can run your business, but since it's a service industry related to education, one small takeaway you'd like to suggest, please? See, it depends on what is your business, what is your value proposition, how you are doing. Sir, right now I am catering to kids from 6th to 12th standard, and I am ensuring that I am teaching myself. I have not appointed any staff for this. Okay. So how many students you can personally handle in your lifetime? Sir, during a year's time, I am managing about 100 plus kids, but Very definitely I do not want to stick to this numbers. I definitely want to grow in leaps and bounds. Everybody in the world, there are teachers. What is different in your methodology? In case of teaching? Whatever you are doing, there are every teacher teaches their students. So what is new you are doing? Sir, I am trying to form a lot of easy ways in the form of probably mnemonics or stories, which helps kids to understand things better. Because nowadays what has happened is kids fear actually maths and science, where maths and science are the only subject where you can I score understood. well. Just hold. Okay. So is your core competence in developing mnemonic based teaching technology or teaching yourself? So it's a teaching technology rather than teaching myself. It's teaching technology, then can you, like the rocket, get out yourself and think how you can patent your technology and promote this technology all over the world? Okay. So instead of spending your time in teaching, you should spend your time in developing these tools and then just market the tools. All right. Thank you so much, sir. Great. Okay, Uday, you go next. One second. Yes. I will tell you what tool I used in answering this question. The tool is, what are you really good at? You are doing 101 thing. क्योंकि अपना business है ना, तो मैं ऑफिस भी जाता हूँ, गाड़ी भी खुद चलाता हूँ, चेक भी साइन करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ.
but really speaking, I am good at something specific. So if we can find out what we are good at and just build on that, I'll tell you, अभी आप लोगों के पास में थोड़ा टाइम है क्या एक बिजनेस का आइडिया दे देता हूँ? Yes sir, absolutely. देखो भाई, हमने पहले क्या बताया, धंधा करना है ना, बेशरम बनना सीखना चाहिए. तो हम लोग क्या सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को, प्लेन में ट्रैवल करो ना तो बाजू वाले से बात करना चालू कर दो. अभी अगर उसको नींद आता है ना तो उसका प्रॉब्लम है. वी हैव टू टॉक. तो मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, मैंने बात करना चालू किया. वो तिरुवनंतपुरम से है, त्रिवेंद्रम से. क्या कर रहे हो? आईबी स्कूल है. अरे कमाल है यार, आईबी स्कूल है, बहुत स्टूडेंट होंगे ना. आईबी स्कूल में तो क्या होता है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमारे यहाँ 600 स्टूडेंट्स. चलो डेटा पॉइंट एक मुझे मिल गया, 600 स्टूडेंट्स. मैंने बोला बॉम्बे में भी बहुत आईबी स्कूल है, बहुत एक्सपेंसिव. बोलते हैं नो वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, हमारी फीस है 2 लाख. मुझे सेकंड डेटा पॉइंट मिल गया. मैंने तो रेवेन्यू गिन लिया, 12 करोड़ का रेवेन्यू हो गया. 600 स्टूडेंट्स, 2 लाख पर ईयर, 12 करोड़ का रेवेन्यू. अभी मैं उसको और पूछते गया, आईबी स्कूल के तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होते हैं ना, यहाँ होता है ना, यू नो मिनिमम वी रिक्वायर 60,000 स्क्वायर फीट एरिया. मेरा थर्ड डेटा पॉइंट मिल गया, 60,000 स्क्वायर फीट. मैंने गिन लिया, अगर मुझे 60,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करना है, ग्राउंड प्लस 2 मतलब 20,000 स्क्वायर फीट का फुटप्रिंट चाहिए. 2 एकड़ जमीन में तो बहुत हो गया. अभी 60,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, 2,000 रुपया पर फुट, 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बिल्डिंग में. अभी 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बिल्डिंग में. जमीन लेना है 2 करोड़, 4 करोड़ का जमीन आएगा. टोटल 16 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 12 करोड़ रेवेन्यू. और डेटा पॉइंट की कॉस्ट क्या है सर? टीचर्स इज द मेन कॉस्ट. फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स वी हैव टू हैव 1 टीचर. 2 लाख इज द कॉस्ट पर टीचर. मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चालू, 600 स्टूडेंट्स है तो 60 टीचर्स 2 लाख की कॉस्ट, 1 करोड़ 20 लाख. 2 करोड़ पकड़ लो ना तो भी 5-10 करोड़ का कमाई है. टोटल 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ का कमाई. क्या धंधा है? प्लेन में बैठे बैठे ऐसी बातें कर रहे हैं, इसमें आगे सोचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. ये पहली बात. हमारे स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, कुछ बोलते हैं छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो 1000 आइडिया मिलेगा, सबके ऊपर काम करोगे क्या? लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैं थोड़ा और सोचने लगा. मैंने देखा कि केरला में तो ऐसे बहुत स्कूल नहीं है. इंक्वायरी किया तो पता चला एक ही है. केरला में मेजोरिटी लोग आउटसाइड है, तो सब लोगों को आईबी स्कूल मालूम है. तो अगर मैं एक और स्कूल चालू कर दूं तो अभी इनके तो 10 साल से स्कूल है तो 600 स्टूडेंट है, मुझे तो खाली 300 मिलेंगे. 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 300 स्टूडेंट, 5 करोड़ रेवेन्यू, 6 करोड़ रेवेन्यू, 1 करोड़ का खर्चा, 5 करोड़ का रिटर्न. 16 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 5 करोड़ का रिटर्न. कैसा है बिजनेस? सुपर ऑसम. अभी हमारे स्टूडेंट 2 कैटेगरी के होते हैं. एक बोलते अरे बहुत बड़ा रिटर्न है, दूसरे बोलते खाली 30%, उसमें क्या है. फिर हमारा दूसरा सवाल आता है, केरला में मैं नया हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोकल पॉलिटिशियन आया और बोलता है ये लोग आके अपने कल्चर को स्पॉइल करते हैं, स्कूल बंद करवा दो. तो लफड़ा हो जाएगा ना. तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, किसी लोकल आदमी को पार्टनर ले लेते हैं. जिसके पास में जमीन है ना, उसका जमीन, उसको पार्टनर ले लिया. उसको बोलेंगे देखो ये जमीन के ऊपर हम लोग इधर स्कूल बनाएंगे, यू विल बी द चेयरमैन ऑफ द स्कूल. स्कूल के अंदर आपका बड़ा कैबिन होगा, सब लोग आपको मिलने वहां पे आएंगे. उसका तो वहां पे इज्जत बढ़ गया. अभी मेरा जो 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ना, जो पहले मैंने सोचा था, उसमें मैंने सोचा कि बिल्डिंग तो मैं लोन लेके भी बना सकता हूं ना, तो खाली मुझे तो लैंड ही लेना है. तो मैंने 4 करोड़ का लैंड लिया, 12 करोड़ का बोरोइंग किया. मेरा रिटर्न तो था 5 करोड़, लेकिन अभी तो मैंने 12 करोड़ का बोरोइंग किया तो 1.5 करोड़ ब्याज चला गया. तो अभी मेरे 4 करोड़ की लैंड के ऊपर मुझे 3.5 करोड़ रिटर्न मिल रहा है. ये कितना परसेंट हुआ? मोर देन 90%. ठीक है. अभी एक स्टेप और आगे बढ़े.
ये लैंड में क्यों खरीदूं? जो लोकल आदमी है जिसके पास में 2 एकड़ लैंड है उसको पार्टनर बना दिया, उसी के लैंड के ऊपर बोरोइंग कर दिया, उसको पार्टनर मतलब 50% वो ले लेगा, 50% मेरा। उसकी लैंड के ऊपर 12 करोड़ बोरोइंग किया, स्कूल बन गई, अभी 3.5 करोड़ प्रॉफिट है, 2.25 उसका, 2.25 मेरा। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 0 इन्वेस्टमेंट एंड 175 प्रॉफिट। अभी सवाल यह है कि ऐसा मुझे एक स्कूल बनाना चाहिए कि ज्यादा स्कूल बनाने चाहिए? 10 स्कूल बना दूं तो? अरे यार, चलाने का आता नहीं है, खुद कब चलाया नहीं है, एक तो चलाया नहीं है, 10 की बात कर रहे हो। तब मेरे को आइडिया, वो जो मेरे को प्लेन में मिला था ना तिरुवनंतपुरम वाला, वो तो 10 साल से स्कूल चला ही रहा है, उसको पार्टनर बना देते हैं, 1/3 उसको देते हैं, 1/3 ऑल द लोकल पार्टनर और 1/3 मेरा। Now you look at it, 0 investment, running of 10 schools because of collaboration, bringing competences together. Now this is exactly is what is called modeling. एक अपने दिमाग में फिट हो गया, खुद का पैसा डाल के ही धंधा होता है. Now that's all different. Once we start applying like this, then you can talk about 10 schools at the same time. Hope it makes sense to you. Yes, it does. Thank you so much, sir. Sir, just last 2 questions. Uday, you go next. Uday Mamaya. Hello, sir. It was a really great session. Sir, my question is, sir, I am into distribution of industrial consumables, wherein we are having cutting tools and cutting oils. Now we are trying to expand it further. My question is, sir, since these all products are going only into automotive industry, should we add our product line to cater more consumables in the same market, or should we look to diversify into some other segment where ups and downs can be handled? What would be your suggestion, sir? देखिए क्या हुआ था, ऊना में एक ग्रोसरी की दुकान है, तो ये ग्रोसरी की दुकान वाले को हम लोग पूछ रहे हैं कि यार तुम धंधा कैसे करते हो? उसने जो आइडिया दिया ना, माइंड बॉगलिंग। वो क्या करता है, जो भी होटल्स है ना वहां पे, ये होटल वाले का दुख समझ रहा है। अभी बड़ी बड़ी होटल है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट पता ही नहीं चलती है। रोज का बिलिंग पता चला, लेकिन ग्रोसरी तो एक साथ में आ गई, अभी आज कितनी ग्रोसरी यूज हुई पता नहीं चल रहा है। तो ये इसने आइडिया दिया कि आप मुझे सुबह 11 बजे आपके फोरकास्ट के हिसाब से ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट दे दो, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। रात को 1 बजे जब आपका किचन बंद होता है ना, जो भी अनयूज ग्रोसरी ना, पूरा मैं वापस ले लूंगा। मतलब जितना कंज्यूम हुआ उसका बिल बनाऊंगा। You can compare this with your actual sales bill took place. So you will have total control of your grocery cost. इसलिए क्या हो गया, जो रेस्टोरेंट वाला है ना, अभी वो ग्रोसरी स्टोर नहीं करता है, डेली उसकी ग्रोसरी रिक्वायरमेंट सुबह में बोल देता है, आता है अनयूज वापस जाता है, डेली कंजम्पशन का बिल बनता है। अभी अगर ये हार्डवेयर वाले हैं, आपको पता है कि आप जहां पे भी सर्विस करते हो ना, हर कंपनी को अपना भी स्टोर रखना पड़ता है। अगर मैं उनको एक ऐप दे दूं, मेरी 2 किलोमीटर की रेडियस में आप स्टोर मत रखो, जो भी आपको चाहिए ना मुझे बोलो, मैं वैसे तो 90% मैं रखता हूं, 20% आपकी कस्टमाइज चीज मैं रखूंगा। आप में जब भी किसी को चाहिए ना, ऐप पे दे दो, विद इन 1 आवर डिलीवर्ड एट योर शॉप फ्लोर। अभी अगर ये रिक्वायरमेंट आ गई ना, तो वो कंपनी को स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक नहीं रखेगा तो स्टोर कीपर नहीं रखेगा, स्टोर कीपर नहीं रखेगा तो कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अभी तो जो एक्चुअल यूज हुआ उसका पैसा देना है। एंड एज अ हार्डवेयर सप्लायर, मैं तो 10 यूजर के बीच में 2 चीज रखूंगा, कहीं इधर लगा कहीं उधर लगा। तो इफ आई बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर, नॉट अ हार्डवेयर सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, सबको ऐप दे दिया, आपको अभी से स्टोर रखना नहीं, 24/7 माई शॉप इज योर स्टोर। जब भी चाहिए ऐप पे मांगो, विद इन 1 आवर माई डिलीवरी। अभी ये मॉडल चेंज हो गया, इसको बोलते प्रोडक्ट बेस्ड में से हो जाना चाहिए सर्विस बेस्ड, यूज ऑफ IT। एंड वंस यू डू दैट, इमेजिन एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में खाली एक ही ऐसी शॉपकीपर है, नोबडी हैज टू कीप एनी स्टॉक।
what a fabulous service it will be for all the industries. Just give a thought of an idea with you. Well, now you talked about service sector. So we have advocate Swapnil Tingre who's asking this question. I'll just read it out. How could a self-employed professional develop such critical thinking as an entrepreneur, as against family business? So just let me give you his background, that his father is also a known advocate. So this question is from a service sector point of view. See, the whole point is that law is such a thing where it's so critical. If it is not known, the repercussions can be very high. Versus if it is known, it doesn't cost you so much. So for example, one thing is to remain into a normal law related practice which everybody is doing. And another thing is to talk about emerging law. For example, what happens when we do joint ventures with companies abroad? What happens when I take over a company from NCLT? What kind of documentation I need to do? Now, this is a very, very different level of law. And that takes you to a global arena. So today, if I buy material from Japan and supply it to Brazil, should I make a jurisdiction of Bombay or should I make a jurisdiction of Dubai? Arbitration in Singapore versus arbitration in Mumbai has a very, very different kind of thing. In Dubai, there is an area called DIFC where the whole Dubai, whole of UAE is a Sharia law, but in DIFC is a English law. Different law, different implication. Once you start talking about globally, there are very, very few people working in global horizon, but this is going to be the need for business people in the coming times. Okay, so one last question before we close. We have Anmol Sean. She is helping her husband, her in-laws into business. They're into electrical business. She says that every business has a credit system. Sometimes I think I should stop giving credit now as the economy is going down and many businesses are shutting down. As well as at the same time, businesses are expanding. I have to give credit. I'm very much confused because of the scenario. I don't know what to do. Well, follow what is going on. The point is that if you do what everybody does, you get what everybody gets. Now, as I told you, if supposing I was to provide that hardware business, app-based business, taking over their all stock with me, and I will say daily consumption, daily billing. I can go to the extent of even asking advance, because जो लोग अपनी फैक्ट्री में स्टोर रखते हैं, वो लोग भी तो इन्वेस्टमेंट तो करते ही है स्टॉक में. I can say आपका monthly billing होता है 10,000 or 50,000. Keep 10,000 rupees with me for advance. The question is, this is called business model. We are running business in a model in which supplier is chasing the customer and customer is obliging you by giving you business. आपको उधारी देना है क्या? नहीं देना है तो दूसरा देने को तैयार है. When customer is going to oblige you, obviously he will dictate. और आजकल तो क्या है, बिजनेसमैन कुछ काम करते ही नहीं है. सबको वही करना है जो सबको ही करता है. तो क्या कर देते हैं? भाव तोड़ो या उधारी बढ़ाओ, भाव तोड़ो या उधारी बढ़ाओ, यही करते हैं. Now if somebody changes the model, एक मॉडल है, everybody who manufactures, सर जैसे आपका इलेक्ट्रिकल का काम है, everybody is keeping 15% margin. I'll give you in 5%, but immediate payment. Now, this is a very different model. अभी इसमें इतना खर्चा नहीं रिकवर होगा क्या? अगर हम 5% देंगे तो और कोई और भी सब भाव तोड़ देंगे. So this is a judgment. So now if you see the model, you see अपने chips में बालाजी chips model, what they have done is pay money first, then will be the material. But their costs are so low, nobody else can compete with them. So these are different model. You are with the traditional business model where you do nothing new. You are one of the suppliers. You do what everybody else supply, then you will get what everybody else get. So first think about changing the model, then think about changing the credit terms.
So one last question before we close. We have Jinesh, who is on his way traveling to Vapi. He's a businessman who's come out of traditional family business, that is construction, and started his own IT company, set it up well, and went back to family business to grow it. His question is, sir, in these times, I have two opportunities. One opportunity is in the same sector, in the current business, real estate and construction, where he's doing some innovative business models. And the second segment is completely different. Both are lucrative. Looking at the current market scenario, which option should I go for? The second option looks lucrative as of now, जो non-core business है. You are telling me to shoot in dark. One is attractive, another is more attractive. Which one should I do? You really need far more data to look at. So he's saying one is safe because it is family business, and the other is more lucrative. It is. Either way, no business is safe today. This is one aspect. Whichever business you talk about. Maybe you are saying is that this is something where it is a known devil. Construction is maybe a known devil versus something else. You need a little predictions. My suggestion is look at 3-4 things. One is the profitability, but second, very, very important is scalability. In which business you can scale faster. And the third thing is uniqueness. Something that you have unique, then your scaling up can become very fast. So in the alternate business, if you have some competitive advantage and if there is a good scalability, then the existing business, I will remain with a more autopilot and focus on working on. So in approach, this is called something called sequential, one at a time, or simultaneous, explore multiple with different partnership in each one. Okay. Thank you so much, Merchant sir. Indeed enchanting. It was worth it. कल लॉकडाउन होने वाला है, फिर भी काफी सारे लोग हमारे साथ हैं. विवेक चोरडिया, who is an ex-Intel, a techie, and a master of Internet of Things (IoT). उन्होंने एक पोस्ट डाला है that thank you Merchant sir. Simple, relevant examples told in a story format, which helped us to connect immediately. So I think that sums it all. A lot of people are asking, how do we connect to Merchant sir? When we made this, when we announced this program, आपके batch के जो लोग हैं ना, there is one representative from one batch of Shri Vijay Vallabh School who was communicating to you directly, and you all can get in touch with him. We will give him sir's contact details. Okay, तो आपके batch के उस representative के पास पहुंच जाएगा, and you all can communicate to sir. I hand it over to Ankit Sean from 2004 batch, a jeweler by profession, Jayantilal Ratanchand Sean, and connected to various social organizations, Ankit Sean, for the vote of thanks. Over to you, Ankit. Thank you, Sandeep bhai. Thank you, sir. It was an extraordinary session by an extraordinary personality in such an extraordinary situation. Thank you very much, sir. In fact, it was an eye-opening session. I would also like to thank us for the support and motivation of our trustees. I have seen Subhash sir is here, our chairman Subhash sir, and one of our trustees, Kesamalji Mutha sir. And even would like to thank our teachers who are also connected to motivate us. Mansi ma'am, the current principal ma'am, is also there. And I would like to take some names. We have connected to many people to just communicate at different batches. So it was a collective effort of them also. They helped us in connecting the different batches. From 1993 batch, Anik Bhai Shah. 94 batch Jitendra Jain, 96 batch CA Sumit Mehta, 97 Mayur Seth, 98 Anand Bam, 99 Uday Momaya, 2000 Swapnil Tingre, 2001 Rohan Khivsara, 2002 Rohan Shah, 2004 Vikesh Oswal, 2005 Pragya, 7 Harshad, 2009 Anmol Sean, 2010 Mansi Shah, 12 Yash Rathod, 14 Alisha, and Shivam Pandey, 2018 batch. Thank you all of you, and thank you to all the listeners. कल लॉकडाउन घोषित हो चुका है, रास्ते भी बंद है. जब हम आ रहे थे वो भी देख रहे थे काफी रास्ते बंद है, लोग बहुत तैयारी में लगे हुए आगे की प्लानिंग करें, तो भी इतने नंबर्स में आप आए, आपका सपोर्ट रहा, और इसी तरह आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी ऐसे फ्रूटफुल सेशंस और हम इवेंट्स हम करते रहेंगे. वंस अगेन थैंक यू मर्चेंट सर, दुबई से आपने हमें कनेक्ट हुए आप, और
आपने इतना अच्छा है ओपनिंग सेशन दिया। तो हम लिए कि ये क्रिकेट का मैदान है, जैसे सर ने कहा, ऑडियंस बन के मत रहो, आप फील्ड पे उतरो और प्लेयर की तरह खेलो। होगा आप कभी कभी अच्छा खेलोगे या नहीं भी खेलोगे, लेकिन प्रयास में रहो कि जहां पे आप अपॉर्चुनिटी क्लिक कर सको, और जो सब करते हैं वो करते रहे तो जो सबको मिलता है वही मिलेगा। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग इज नीड ऑफ द आवर। थैंक यू। आई विल सम अप ये बोल के। थैंक यू संदीप भाई। संदीप भाई ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच बच्चन सर, हम आपको फिर बुलाएंगे और उस टाइम सर कुछ सक्सेस स्टोरीज जरूर होगी जो आज के सेशन से इंस्पायर होकर वो जो फायर आपने इग्नाइट किया है और जो रॉकेट ऊपर जाएगा ना, तो उसकी सक्सेस स्टोरीज हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी साइन ऑफ। थैंक यू।